हिंदी। मेरी जीभ इतनी तीखी कब हो गई? आखिर तुम कौन हो? आमतौर पर वह इस तरह के अपमान को झेलने के बाद पहले ही दूसरे पक्ष पर हमला कर चुका होता। हालांकि वह पहले वांग टेन की पृष्ठभूमि जानना चाहता था। मदर लिन और लिन चुहान ने भी बाहर का हंगामा सुना और लिविंग रूम से बाहर आ गए। वांग टेन। लिन चुहान ने अनायास ही उसका नाम पुकारा। उसकी आवाज में विनती की झलक थी। वांग टेन की नजर बदल गई। वह लिन चुहान को लंबे समय से जानता था, लेकिन ये पहली बार था जब उसने ऐसी भावनाएं प्रकट की थीं। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने वांग डोन को घूरने से पहले लिन चुहान की तरफ सिर हिलाया। अगर मैं आज तुम्हें मार दूं तो कोई भी तुम्हारे लिए बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते हो? तुम क्या कह रहे हो? मेरा पति तुम्हें मार सकता है और कोई कुछ नहीं कहेगा? अमीर महिला नाराज होकर चिल्लाई। उसके दिल में झल्लाहट थी। वांग जिजिन को अचानक कुछ याद आया। उसके चेहरे पर एक बड़ा बदलाव आया और वह बेचैनी से बोला, माँ, इसे बंद करो। तुम वांग टेन हो। वांग डोन को भी कुछ याद आया। वह दंग रह गया। ये वही नाम था जो वह पिछले कुछ दिनों से सुन रहा था। वह केवल 4 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था और जमीन पर निम्न श्रेणी के दुष्ट कबीले के लोगों को पकड़ने का प्रभारी था। इसलिए उसने कल रात वांग टेन को कार्रवाई में नहीं देखा। हालांकि बहुत से लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वह 7 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंच गया था और अराजकता में उसने कई 5 सितारा सैनिक स्तर और उससे ऊपर के योद्धाओं को मार डाला था। यहां तक कि उन्होंने फू तियांदाओ को 9 सितारा सैनिक स्तर के दुष्ट कबीले के सदस्य को मारने में भी मदद की। ये सभी उपलब्धियां भले ही बड़ा चढ़ाकर कही गई हो, इसका मतलब था कि वह ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें उकसाया नहीं जा सकता था। अब तुम इतने चुप क्यों हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि मुझे बोलने से पहले 2 बार सोचना चाहिए? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें अभी मुझे मारने के लिए नहीं कहा था? मैं तुम्हें 10 चालों से शुरू करने दूंगा, नहीं 100 चालों से। तुम पहले मुझ पर 100 वार कर सकते हो। क्या तुम में हिम्मत है? अगर तुम मुझे नहीं मार सकते तो मैं तुम्हें मार दूंगा, वांग टेन ने निर्दयता से कहा। वांग डोन की हिम्मत नहीं हुई बोलने की। 40 साल का होने के बावजूद उसे वांग टेन द्वारा फटकारा जा रहा था। उसकी पत्नी ने भी कुछ गड़बड़ महसूस की और चुप हो गई। उसके पति और बेटा युद्ध योद्धा थे, इसलिए वह जानती थी कि ऐसे लोग हैं जिन्हें वे नाराज नहीं कर सकते। वह हमेशा दूसरों के सामने श्रेष्ठ दिखती थी, लेकिन ये सिर्फ कमतर दर्जे के लोगों के सामने था। किसी ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति के सामने वह खुद को नियंत्रित रखती थी। वह डर के मारे वांग टेन को घूर रही थी। क्या वह सचमुच उसके पति को मार देगा? अमीर महिला ने अनियंत्रित रूप से मदर लिन को देखा। ये औरत दुष्ट थी। उसके पास शक्तिशाली समर्थन था, लेकिन उसने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। इसके बजाय वह इस बात का इंतजार करती रही कि वे उस युवक को नाराज करें। वह स्पष्ट रूप से चाहती थी कि वे मर जाएं। बुराई। बहुत दुष्ट। हालांकि वांग टेन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने डांटना जारी रखा, एक मार्शल योद्धा के रूप में आपको कुछ अंधेरे भूतों या दुष्ट कबीले के लोगों को मारना चाहिए। आप यहाँ आम नागरिकों को क्यों धमका रहे हैं? आपने जो मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था उसका क्या हुआ? क्या आपने उसे कुत्ते को खिला दिया? और आप, डोंगहाई टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी भी एक शीर्ष विश्वविद्यालय है। उन्होंने आप जैसे किसी व्यक्ति को कैसे तैयार किया? क्या आपको लगता है कि इस उम्र में 2 स्टार सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा बनना आश्चर्यजनक है? आपकी उम्र कितनी है? आप किस वर्ष में हैं? जब मैं आपकी उम्र तक पहुंचूंगा तो मैं सामान्य अवस्था में हो सकता हूं। वांग जिजिन का चेहरा उस समय खराब हो गया जब वांग टेन ने उसे पूरी तरह से परेशान कर दिया। क्या हम तुलनीय भी हैं? आप एक राक्षस हैं जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी के जी जिमिंग और लीटिंग मार्शल हाउस के रेन किंगकॉन्ग जैसे प्रसिद्ध प्रतिभाशाली मार्शल योद्धाओं को हराने में कामयाब रहे। मेरे जैसा एक साधारण छात्र आपके सामने कैसे टिक सकता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग डोन के होंठ भी फड़कने लगे। वह हैरानी से वांग टेन को देखने लगा। सामान्य मंच। इतनी कम उम्र में सामान्य मंच के बारे में सोचने का साहस उनमें अवश्य था। कल रात की अफवाहें उसके दिमाग में कौंध गईं। ये युवक पहले ही 7 सितारा सैनिक स्तर पर पहुंच चुका था। ज्यादा से ज्यादा उसने सिर्फ 1 साल से भी कम समय इस्तेमाल किया था। 1 या 2 साल बाद वह वास्तव में जनरल स्तर पर पहुंच सकता है। जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा को अपमानित किया है,
जो सामान्य स्तर तक पहुंचने की क्षमता रखता था, तो उन्हें आत्महत्या करने का मन हुआ। वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ वहां से चले जाना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। वांग टेन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। वांग टेन ने फिर वांग जिजिन की ओर इशारा किया और दूसरा राउंड शुरू किया। मुझे पता है कि तुम प्रतिभाशाली नहीं हो, लेकिन तुम बदसूरत भी हो। मेरी तरफ देखो, फिर एक आईना लेकर खुद को देखो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा सुंदर हो? तुम्हें लिन चुहान से शादी करने की हिम्मत कहाँ से मिली? क्या तुम्हें नहीं पता कि सुंदर महिलाओं का पीछा करना मुश्किल है? न केवल तुम्हें शक्तिशाली और अमीर होने की जरूरत है, बल्कि तुम्हें मेरी तरह सुंदर भी होना चाहिए। वांग जिजिन का चेहरा हरा हो गया। वह क्या कह रहा था? अगर आप कहते हैं कि मैं प्रतिभाशाली नहीं हूं तो ठीक है, लेकिन आप मुझे बदसूरत क्यों कहते हैं? ये बहुत ज्यादा है। जैसे ही वांग टेन के मुंह से ये शब्द निकले, वांग जिजिन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह एक गड्ढा खोदकर खुद को उसमें दफनाना चाहता था। मिस्टर और मिसेज वांग को भी अजीब लगा। उनके बेटे को कुत्ते की तरह अपमानित किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं की। मां लिन और लिन चुहान अवाक रह गए। सबसे पहले जब उन्होंने वांग टेन को वांग परिवार को डांटते हुए देखा तो उन्हें तरोताजा महसूस हुआ। लेकिन जैसे जैसे वह बोलता गया, उसके शब्द बदल गए और वह स्वयं की प्रशंसा करने लगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन चुहान के कान लाल हो गए। उसे थोड़ी शर्म महसूस हुई। यह आदमी, वह सबके सामने ये सब क्यों कह रहा था? फफ। लिन चुक्सिया जोर से हंस पड़ी। उसे वांग परिवार की भावनाओं की परवाह नहीं थी। NOWELBEIN.CO। उसकी हंसी वांग परिवार के लिए असहनीय थी। उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया और चेहरे पर गुस्सा आ गया। वांग डोंग के पास आगे बढ़कर कहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मिस्टर वांग, आपको न पहचान पाना हमारी गलती है। कृपया दया करें और हमें माफ कर दें। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वांग टेंग ने अपना सारा गुस्सा और हताशा व्यक्त कर दी थी। उसने उस आदमी को नजरअंदाज कर दिया और लिन चुहान और मदर लिन की ओर देखने लगा। आंटी, हम उनसे कैसे निपटेंगे? वांग डोंग की अभिव्यक्ति बदल गई। हर कुत्ते का अपना दिन था। कुछ समय पहले तक वे मदर लिन और लिन चुहान के सामने बहुत ही ऊंचे और शक्तिशाली होने का दिखावा कर रहे थे। पलक झपकते ही वे ही थे जिनकी किस्मत उनकी मुट्ठी में थी। उन्हें एक बुरा पूर्वाभास हो गया था। मदर लिन और लिन चुहान को बुरी तरह से अपमानित करने के बाद क्या वे उन्हें बेदाग छोड़ देंगे? उन्हें जाने दो, हमारे सामने कभी मत आना, मदर लिन ने उसे जवाब देने से पहले झिझकते हुए कहा। ऐसी स्थिति में तुम अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? वांग टेंग ने उन तीनों पर चिल्लाते हुए कहा। अगर मैं तुम्हें भविष्य में आंटी लिन और लिन चुहान के लिए परेशानी खड़ी करते हुए देखूंगा, तो मैं तुम्हें जिंगबू महाद्वीप की अग्रिम पंक्ति में भेज दूंगा। मेरा विश्वास करो, मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ हाँ। वांग परिवार पीला पड़ गया। उनके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था। वे खंडन करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और केवल चोंच मारते मुर्गे की तरह सिर हिला पाए। वे जल्दी से भाग गए। उनके चले जाने के बाद मदर लिन ने राहत भरी सांस ली। उसने वांग टेंग से कहा, आपको फिर से परेशान करने के लिए माफी चाहती हूँ। आंटी, आप बहुत दयालु हैं। ये बस एक छोटी सी बात है। मैंने उन्हें भगाने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं किया। इसे दिल पर मत लीजिए, वांग टेंग ने बेपरवाही से जवाब दिया। पीछे मुड़कर सोचने पर उसे आश्चर्य हुआ कि उसकी जीभ इतनी तीखी कैसे हो गई। वह खुद से प्रभावित था। मदर लिन ने मन ही मन विलाप किया। उनकी नजर में एक बहुत बड़ा मामला महत्वहीन था, जिसे सिर्फ कुछ शब्दों से सुलझाया जा सकता था। जब वह अभी उन्हें डांट रहा था, तो वांग परिवार ने डांटने की हिम्मत नहीं की। इस दृश्य ने उसे बहुत उत्तेजित कर दिया था। मुझे और मजबूत बनना होगा। लिन चुक्सिया ने अपनी मुठियां भींच ली और खुद से वादा किया। लिन चुहान ने भी इसका असर महसूस किया। उसने डोंगहाई यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर बिताया था, लेकिन वह अभी तक मार्शल योद्धा नहीं बनी थी। स्कूल खुलने पर उसे जल्दी करना होगा। ये दुनिया सबसे ताकतवर के जीवित रहने पर निर्भर है। जब आप काफी मजबूत होंगे तो कोई भी आपको धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी प्रेमिका के रूप में। लिन परिवार। मां लिन ने फिर से वांग टेंग को धन्यवाद दिया। फिर वह पिता लिन के कमरे में गई, शायद उन्हें अभी हुई घटना के बारे में बताने के लिए। जब वांग टेंग ऊपर आया तो उसे लगा कि फादर लिन उसके कमरे के सामने खड़े हैं। वह बाहर आने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वांग टेंग को देखकर वह वापस चला गया।
वांग टेंग ने चुपके से अपना सिर हिलाया। अधिकारतः एक आदमी को तब खड़ा होना चाहिए जब उसके परिवार पर अत्याचार हो रहा हो। हालांकि फादर लिन की हालत विशेष थी। कोई बाहरी व्यक्ति कभी भी उनके दर्द और निराशा को नहीं समझ सकता था, जब तक कि उसने खुद उन कष्टों को अनुभव न किया हो। इससे भी अधिक, यह उसका पुराना साथी था। एक असामान्य नजर या थोड़ी सी भी दया या करुणा की झलक किसी भी व्यक्ति को तोड़ देने के लिए पर्याप्त थी। उसने अपने परिवार की मदद करने की योजना बनाई थी। अगर वांग टेंग नहीं आता तो वह बाहर आ जाता। इस समय वांग टेंग और लिन भाई बहन लिविंग रूम में बातचीत कर रहे थे। मुझे आपको फिर से धन्यवाद देना है। लिन चौहान ने वांग टेंग को देखते हुए अपने दिल में गर्माहट महसूस की। जब भी उसे उसकी जरूरत होती, वह हमेशा प्रकट हो जाता। क्या यही भाग्य था? ऐसा मत करो, तुमने मुझे काफी धन्यवाद दिया है, वांग टेंग ने जवाब दिया। लिन चौहान ने अपने बालों को हिलाया। उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पूछा, अच्छा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? खांसी एवं वांग टेंग का दिल धड़क उठा, बिना किसी कारण के घबराहट महसूस कर रहा था। उसने अजीब तरह से खांसा और देखा कि लिन चुक्सिया उसे उत्सुक आंखों से देख रही थी। उसने कहा, क्यों न हम बाहर बात करें? तुम मुझसे ये क्यों छुपा रहे हो? लिन चुक्सिया नाखुश थी। यह क्या रहस्य है? उसे मुझसे ये क्यों छिपाना है? छोटी लड़की, तुम क्या जानती हो? वांग टेंग ने उसे घूर कर देखा। एक आदमी के पास ऐसी बातें थी जो वह दूसरों के सामने नहीं कहना चाहता था। उसके भी कुछ शर्मीले पल थे। क्या बात है? तुम इतने गुप्त क्यों हो? लिन चौहान हैरान था। मेरे साथ आओ, वांग टेंग ने खुद को सीधा चेहरा रखने के लिए मजबूर किया। हालांकि लिन चौहान ने अभी भी उसके चेहरे पर बेचैनी का भाव देखा। वह चौंक गई। उसने अपना सिर हिलाया और चुपके से हंसी, फिर उसके पीछे चली गई। दरवाजे पर लिन चौहान ने कहा, ठीक है, अब आप बोल सकते हैं। वांग टेंग ने दरवाजे की ओर देखा और अवाक रह गया। लिन चुक्सिया, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। घर में वापस जाओ, यहाँ मेरी बातें सुनने के बारे में सोचना भी मत। लिन चुक्सिया ने अपना सिर बाहर निकाला और मुंह बनाया। ठीक है, ठीक है। मुझे पता था कि मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं बना सकती। वह अनिच्छा से घर में प्रवेश करते हुए बार बार अपना सिर घुमाकर उन्हें देखती रही। वांग टेंग ने आखिरकार अपना मुंह खोला। अरे, मेरी माँ मुझे चाहती है। उसे लगा जैसे उसके शब्द गले में अटक गए हैं। वाक्य पूरा करने से पहले वह 3 बार रुका। लिन चौहान घबरा गया। वांग टेंग की माँ ने उसका उल्लेख किया। उसकी माँ क्या चाहती थी? पहली बार लिन चौहान को लगा कि वांग टेंग बहुत धीमा है। वह एक बार में वाक्य पूरा क्यों नहीं कर पाया। उसने उससे पूछा, वह मुझसे क्या करवाना चाहता है? वह चाहती है कि तुम मेरे घर भोजन के लिए आओ। वांग टेंग ने दांत पीसते हुए आखिरकार यह कह ही दिया। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? ये सोचना कि वह 9 सितारा सैनिक स्तर या सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा का सामना करते समय भी नहीं डरता था। वह बिना किसी डर के उनका मजाक उड़ा सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहाँ तक कि जब वह अतीत में महिलाओं को छेड़ता था तब भी वह इसे सहजता से करता था। फिर भी आज इस महिला से अपने माता पिता से मिलने के लिए कहते समय उसे बहुत चिंता और भय महसूस हो रहा था। कितनी शर्म की बात है। तुम्हारी माँ चाहती है कि हम दोनों साथ में खाना खाएं। लिन चौहान ने अविश्वास में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वह तुरंत शर्मा गई। हाँ, यही है। वांग टेंग को राहत मिली जब उसने देखा कि वह उससे भी ज्यादा चिंतित थी। उसने सिर हिलाया जैसे कि उसने सब कुछ नियंत्रण में कर लिया हो। लिन चौहान, उसका क्या मतलब था? बेवकूफ कमीना। वह उसे बैटन सौंप रहा था। लिन चौहान ने वांग टेंग को घूर कर देखा और पीछे मुड़कर उसे अपना सिर दिखाया। उसने कहा, मैं नहीं जा रही हूँ। हम इतने करीब नहीं हैं। मुझे तुम्हारे घर क्यों जाना चाहिए? करीब नहीं। वांग टेंग अवाक रह गया। मेरी माँ ने मुझे तुम्हें घर लाने का आदेश दिया था। क्या तुम सच में नहीं जा रहे हो? यह आपकी समस्या है, लिन चौहान ने कहा। वांग टेंग ने कहा, मैं वापस जाऊंगा और उससे कहूंगा कि तुम नहीं आना चाहती। लिन चौहान गुस्से में था। अगर उसने ऐसा किया तो उसकी माँ पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, चलो, मेरी माँ बस तुम्हें देखना चाहती है और अतीत में तुमने जो मदद की उसके लिए धन्यवाद देना चाहती है, वांग टेंग ने बेशर्मी से कहा। मैंने तुम्हारी मदद नहीं की, तुम ही मेरी मदद कर रहे थे, लिन चौहान ने असहाय स्वर में उत्तर दिया। उसे उसका भाव थोड़ा अजीब लगा।
ऐसा मत कहो, मैं पहले बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था। तुम्हारे जैसे स्टार स्टूडेंट के सकारात्मक प्रभाव के बिना मैं एक नया अध्याय शुरू नहीं कर पाता और सही रास्ते पर नहीं चल पाता। वांग टेंग बकवास कर रहा था। उसने अपने पुनर्जन्म और सिस्टम के सारे फायदे लिन चुहान पर डाल दिए। वैसे भी उसे सच्चाई नहीं पता थी। जैसी कि उम्मीद थी, लिन चुहान ने उस पर विश्वास किया। उसे लगा कि उसने वांग टेंग को प्रभावित किया है और वह थोड़ा खुश महसूस कर रही थी। हालांकि उसने अपने चेहरे पर गर्व का भाव बनाए रखा और कहा, यह आपकी कड़ी मेहनत का नतीजा है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा आपने मेरे परिवार की बहुत मदद की है। मैं आपकी माँ का आभार कैसे स्वीकार कर सकती हूँ। मेरी माँ कहती है कि उसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुम आज नहीं आओगे तो वह तुम्हारे परिवार से मिलने के लिए समय निकाल लेगी। वांग टेंग ने अपनी पुतलियां घुमाई और अपना तुरुप का पत्ता निकाला। लिन चुहान आश्चर्यचकित था। हे भगवान, मेरे घर आओ। लिन चुहान उस दृश्य के बारे में सोचकर कांप उठी। ये बहुत डरावना था। हालांकि वह बेवकूफ नहीं थी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और वांग टेंग को संदेह से देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम झूठ नहीं बोल रहे हो? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम मेरे घर आकर मेरी माँ से पूछ सकती हो, वांग टेंग ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। लिन चुहान अवाक रह गया। आखिरकार मुझे अभी भी आपके घर जाना है। चलो, ये सिर्फ एक साधारण पारिवारिक लंच है। कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें चिंता है तो तुम चुक्सिया को साथ ले आओ। वह पहले भी मेरे घर आ चुकी है और मेरे माता पिता से ज्यादा परिचित है। तुम्हें उसके साथ सहज महसूस करना चाहिए। वांग टेंग ने उसे समझाना जारी रखा जब उसने देखा कि वह इस बारे में सोच रही थी। मैं चुक्सिया को ला सकता हूँ, लिन चुहान ने हिचकिचाते हुए कहा। वांग टेंग लोगों को समझाने में माहिर था, इसलिए उसे मना करना उसके लिए मुश्किल था। बिल्कुल, कोई समस्या नहीं है, वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला दिया। लिन चुहान कुछ देर के लिए झिझकी। अचानक उसने अपने होंठ काटे और पूछा, मुझे बताओ, मेरी पहचान क्या है? लिन चुहान के हाव भाव को देखते ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। वह उसके करीब गया और उसके कान के पास फुसफुसाया, मेरी गर्लफ्रेंड। आह! लिन चुहान ने चौंक कर चीखकर वांग टेंग को धक्का दे दिया। उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया, जिसमें उसकी लंबी गर्दन और उसके सुंदर कान भी शामिल थे। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन बनना चाहती है? वह हवा के झोंके की तरह उसके घर में भागी। वांग टेंग मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। महिलाएं कभी सच नहीं बोलती। अगर कोई व्यक्ति हुकूमत करना चाहता है तो उसे मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए। पहले उसकी डरपोक हरकतें सब एक भ्रम थीं। वांग टेंग ने स्वयं को सिर हिलाकर स्वीकार किया। वह नहीं था, वह तो बस इस पल के लिए तैयारी कर रहा था। हाँ। जब वांग टेंग घर में दाखिल हुआ तो लिन चुहान ने अपना संयम वापस पा लिया था। उसने लिन चुक्सिया को भी इसके बारे में बता दिया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिन चुक्सिया शांत दिख रही थी। उसने शांति से कहा, जीजा जी, आप अपने जैसा व्यवहार नहीं कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि आपके पास कुछ रहस्य है। लेकिन क्या यही था? वांग टेंग अवाक रह गया। ये युवती उसे नीची निगाह से देख रही थी। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या पता? NOWELL-BE-IN.CO। लिन चुक्सिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी आंखों के कोने से उसे देखा और मन ही मन हंसी। लिन चुहान ने वांग टेंग की ओर आंखें घुमाई, उसकी आंखें भावनाओं से भरी थीं। उसे नहीं पता था कि लिन चुहान ने मदर लिन को ये कैसे समझाया था। वैसे भी उन्होंने तैयारी में कुछ समय बिताया। जब वे लिन परिवार के घर से निकले तो लिन चुहान अपने हाथों में कई बैग लिए हुए थी। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी पिछली बार वांग टेंग ने उनसे मिलने पर दिखाई थी। वांग टेंग ने मदर लिन के प्रसन्न चेहरे को देखकर अपना सिर सुन्न महसूस किया। वह लिन चुक्सिया और लिन चुहान के साथ पागलों की तरह भाग गया। हिरण गार्डन, वांग परिवार। वांग टेंग ने अपनी कार पार्क की और लिन बहनों को अपने घर ले आया। उसने रास्ते में ली जिमेई को एक संदेश पहले ही भेज दिया था। जैसे ही वे घर में दाखिल हुए, ली जिमेई ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। उसकी नजर तुरंत लिन चुहान पर पड़ी। आंटी, लिन चुहान ने शर्माते हुए पुकारा। तुम चुहान हो, है ना? वांग टेंग हर समय तुम्हारे बारे में बात कर रहा है। ली जिमेई ने युवती को देखते हुए मुस्कुराया। उसने उसका हाथ खींचा और उसे घर के अंदर ले गई। उसने अपनी माँ से मेरा जिक्र किया। लिन चुहान ने वांग टेंग की तरफ देखा। वह हैरान थी।
प्रश्नवाचक चिन्ह। हे। वांग टेंग ने ली जियोमेई को कड़वाहट से देखा। उसने उसके बारे में कब बात की? उसकी मां के शब्दों से आसानी से गलतफहमी पैदा हो सकती थी। आंटी, क्या आप अब भी मुझे पहचानती हैं? लिन चुक्सिया ली जिमेई के पास दौड़ी और पूछा। ली जिमेई ने लिन चुक्सिया के चेहरे को देखा और आश्चर्य से कहा, ओह माय, तुम चुक्सिया हो। वांग टेंग ने मुझे बताया कि तुम ठीक हो गई हो। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। तुम बहुत सुंदर हो। हाँ, मैं भाई वांग टेंग की बदौलत ठीक हो गया हूँ, लिन चुक्सिया ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ये बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया है। ली जिमेई मुस्कुराए और दोनों बहनों को घर के अंदर ले गई। जहां तक वांग टेंग का सवाल है, उसकी परवाह कौन करता था? रुको, वहां एक छोटा बच्चा था जो उसे याद करता था। दो लिविंग रूम में खेल रही थी। जब उसने वांग टेंग को देखा तो वो लड़खड़ा गई और तुरंत भाग गई। भाई! वांग टेंग ने उसे गोद में उठाकर ऊपर उठाया। वह खुशी से हंसने लगी। ये दृश्य देखकर लिन चुहान और लिन चुक्सिया भ्रमित हो गए। उन्हें नहीं पता था कि वांग टेंग की एक छोटी बहन भी है। जब लिन चुक्सिया अतीत में वांग परिवार के पास आई थी, तो उसने दो को नहीं देखा था। इसलिए वह और भी हैरान महसूस कर रही थी। वांग टेंग दो के अतीत को उसके सामने नहीं समझा सका, इसलिए उसने लिन चुहान और लिन चुक्सिया को समझाने के लिए आवाज संचरण का उपयोग किया। दोनों महिलाओं को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उन्होंने फिर से दो की ओर देखा तो उनकी आंखों में करुणा थी। सभी लोग लिविंग रूम में चले गए। ली जियोमेई ने कुछ स्नैक्स और फल तैयार किए और लिन बहनों को खाने के लिए बुलाया। जैसा कि पुरानी कहावत है, 3 महिलाएं मिलकर एक बाजार बनाती हैं और 4 महिलाएं मिलकर एक मेला। शुरुआती असहजता के बाद ली जियोमेई के उत्साह की मदद से तीनों महिलाएं एक दूसरे के साथ खुलकर घुल-मिल गईं और खूब अच्छी बातचीत की। वांग टेंग उन्हें बिल्कुल भी बाधित नहीं कर सका। दो ने चुपके से उसके कान में फुसफुसा कर पूछा, भाई, ये दोनों बहनें कौन हैं? वे मेरे दोस्त हैं, वांग टेंग ने फुसफुसाते हुए कहा। क्या तुम उस बहन के साथ खेलना चाहते हो? दो ने अपना सिर झुकाया और एक पल के लिए सोचा। फिर उसने सिर हिलाया। हाँ। उसके साथ कोई सहपाठी नहीं था, इसलिए जब उसने लिन चुक्सिया को देखा तो वह थोड़ी उत्साहित हो गई। आगे बढ़ो, वांग टेंग मुस्कुराया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या होगा अगर वह मुझे पसंद नहीं करती? दो चिंतित था। वह नहीं करेगी, वह तुम्हारे साथ खेलना पसंद करेगी। तुम बहुत प्यारी हो, वांग टेंग ने उसे दिलासा दिया। सचमुच? दो अभी भी हिचकिचा रहा था। बिल्कुल, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? वांग टेंग ने उसकी पीठ थपथपाई और प्रोत्साहन भरी नजरों से उसकी ओर देखा। दो ने साहस जुटाया और लिन चुक्सिया की ओर चल पड़ी। लिन चुक्सिया हैरान रह गई जब उसने देखा कि छोटी लड़की घबराई हुई उसकी ओर आ रही है। वांग टेंग ने उसे आवाज के जरिए स्थिति समझाई। उसने मुस्कुराते हुए दो की ओर हाथ हिलाया। लिन चुक्सिया अभी छोटी थी और बचपन में उसका कोई साथी नहीं था, इसलिए वह दो के साथ घुल मिल गई। दोनों छोटी लड़कियां एक दूसरे के साथ खुशी खुशी खेलने लगीं। कुछ देर बाद ली जियोमेई दोपहर का खाना बनाने चली गई। लिन चुहान कुछ न करते हुए बैठना नहीं चाहती थी, इसलिए वह भी उसके साथ चली गई। लिटिल व्हाइट दोपहर के भोजन के दौरान वापस उड़ गया। वांग टेंग ने कुछ स्टार बीस्ट मीट निकाला और उसे लिन चुक्सिया और दो को दे दिया। उसने उन्हें लिटिल व्हाइट को खिलाने की अनुमति दी। दोनों युवतियां भोजन करने की प्रक्रिया में पूरी तरह से डूबी हुई थीं। उन्हें बहुत मजा आया। यदि ली जिमेई ने उन्हें हाथ धोने और दोपहर का खाना खाने के लिए नहीं कहा होता, तो वे खेलना बंद नहीं करते। जब तक ली जियोमेई और लिन चुहान ने खाना बनाना समाप्त किया, तब तक वांग शेंगुओ वापस आ चुका था। जब उसने लिन चुहान को बर्तन लेकर रसोई से बाहर जाते देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह क्या है? क्या मैं गलत घर में आ गया? वह अचंभित था। इससे पहले कि ली जिमेई ने वांग टेंग को घर से जाने के लिए कहा, वह पहले ही कुछ व्यापारिक साझेदारों से मिलने के लिए बाहर जा चुका था। इसलिए उसे नहीं पता था कि लिन चुहान मिलने आ रहा है। लिन चुहान भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने जल्दी से उसका अभिवादन किया, आप अंकल वांग हैं, है ना? तुम हो? वांग शेंगुओ को लगा कि यह युवती थोड़ी परिचित लग रही है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा था। पिताजी, वह लिन चुहान है। वांग टेंग पास आया और लिन चुहान का परिचय कराया। ओह ठीक है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम जानी पहचानी लग रही हो।
तुम्हारे हेड टीचर ने मुझे तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी जब तुम हाई स्कूल में थी। हालांकि ये पहली बार है जब मैं तुम्हें व्यक्तिगत रूप से देख रहा हूँ। तुम वास्तव में बहुत सुंदर हो। वांग शेंगुओ ने अपने माथे को थपथपाया और कहा। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। लिन चुहान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। ली शिमेई कुछ बर्तन लेकर बाहर चली गई। जल्दी से हाथ धो लो और खाने के लिए तैयार हो जाओ। खाने की मेज पर सारे बर्तन रखे गए। सब लोग बैठ गए और खाना खाने लगे। ली जिमेई लिन चुहान और लिन चुक्सिया के लिए खाना लेकर आती रही। लिन चुहान अपने उत्साह को संभाल नहीं पा रही थी। वांग शेंगुओ लिन चुहान से उसकी पढ़ाई के बारे में हर बार एक दो सवाल पूछता था। वह अपनी होने वाली बहू से संतुष्ट था। उसे लगा कि उसने हाई स्कूल में वांग टेन के टेबल बरी के रूप में लिन चुहान को लाने का सही फैसला किया था। उसे एक अनुकूल स्थिति का लाभ मिला। कितना बुद्धिमानी भरा कदम था। दोपहर के भोजन के बाद लिन चुहान कुछ देर और वांग टेन के घर पर रुकी और ली जिमेई और वांग शेंगुओ के साथ बातचीत की। फिर उसने उनसे विदा ली और घर चली गई। स्वाभाविक रूप से वांग टेन ने बहनों को वापस भेज दिया। कार में बैठते ही लिन चुहान ने जोर से डकार ली। वह अंततः इसे रोक नहीं सकी। वांग टेन मुस्कुराया। तुम्हें कैसा लग रहा है? वे बहुत मिलनसार हैं। लिन चुहान के मन में डर बना हुआ था। अगर मैं हर दिन ऐसे ही खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा। वांग टेन जोर से हंस पड़े। तुम अभी भी क्यों हंस रहे हो? लिन चुहान ने शिकायत की। वांग टेन ने कहा, भोजन एक वरदान है। अगर आप 10 किलो भी वजन बढ़ा लें तो भी आप मोटे नहीं होंगे। आपका शरीर भरा हुआ रहेगा। नहीं, मैं नहीं चाहता, लिन चुहान ने गुस्से से जवाब दिया। मुझे लगता है कि यह बहुत स्वादिष्ट था। मुझे उम्मीद है कि मैं हर दिन स्वादिष्ट भोजन खा सकूंगी। लिन चुक्सिया ने अपने पेट पर थपथपाया और लालसा से कहा। खाने की शौकीन। लिन चुहान ने अपनी बहन की ओर आंखें घुमाई। अगर तुम चाहो तो मेरे घर पर ज्यादा आ सकते हो। मेरी माँ को ये बहुत पसंद आएगा, वांग टेन ने कहा। ठीक है। विश्वासघाती। जिक्सन मार्शल हाउस के प्रिंसिपल से मुलाकात। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। जब से लिन चुहान अपने परिवार के साथ भोजन करने आया था, उनके बीच धीरे धीरे घनिष्ठता बढ़ती गई। आखिरकार वे पहले ही एक दूसरे के माता पिता से मिल चुके थे। ये थोड़ा अजीब क्यों लगा? क्या उन्हें अपने माता पिता से मिलने से पहले अपने रिश्ते की पुष्टि नहीं करनी चाहिए? रात के 11 बज चुके थे। वांग टेन ने लिन चुहान के साथ अपनी बातचीत खत्म की और इस समस्या पर विचार करने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने अपना सिर हिला दिया। वह ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। उनका रिश्ता स्थिर गति से आगे बढ़ रहा था, इसलिए किसी भी चीज पर जोर देने की जरूरत नहीं थी। सब कुछ सही समय पर सही हो जाता था। आज चीनी नववर्ष का चौथा दिन था। हालांकि छुट्टियां आराम करने के लिए होती हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं की। उन्होंने रात में साधना जारी रखी। 7 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा में कुछ भी विशेष नहीं था। अगर वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता तो वह 9 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा के एक भी वार को झेल नहीं पाता। वह बहुत कमजोर था। उसे लगातार अपने आप में सुधार करना होगा। वह मुख्य रूप से गुण ग्रहण करने पर निर्भर था, लेकिन अभ्यास और साधना के संचय ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हो सकता है कि वे उसे सफलता के महत्वपूर्ण क्षण के दौरान अतिरिक्त प्रेरणा दे सकें। यह अफसोस की बात होगी अगर वह असफल हो गया, क्योंकि उसने केवल सिस्टम पर भरोसा किया था। वह अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और चांदनी रात में साधना करने लगा। वांग टेन ज्यादातर समय घर पर ही रहता था। वह कुछ बार बाहर भी गया। चीनी नववर्ष के 5वें दिन उन्होंने फू तियानदाओ के साथ अपने वादे का पालन किया और जिक्सन मार्शल हाउस आए। आज जिक्सन मार्शल हाउस के अध्यक्ष डोंगहाई शाखा का निरीक्षण करने आएंगे। वांग टेन ने इस महान व्यक्तित्व के बारे में बहुत पहले ही सुन लिया था। जब उन्होंने पहली बार मार्शल आर्ट की राह पर कदम रखा तो उन्होंने इस सामान्य चरण के मार्शल योद्धा की वजह से जिक्सन मार्शल हाउस को चुना। वांग टेन ने नहा धोकर नाश्ता किया और फिर सुबह सुबह बाहर जाने की तैयारी करने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? ली जिमेई हैरान थी। एक सेकंड बाद उसकी आंखें चमक उठी। क्या तुम लिन चुहान के साथ डेट पर जा रहे हो? वांग टेन पिछले कुछ दिनों से घर पर ही खाना खा रहा था और आराम कर रहा था। उसने उसे कभी इतनी जल्दी उठते और औपचारिक कपड़े पहने नहीं देखा था। वह अवश्य डेट पर जा रहा होगा।
वांग शेंगुओ ने अखबार के ऊपर से अपने बेटे की ओर देखा। क्या उसके बेटे को आखिरकार समझ आ गया कि उसे क्या करना है? नहीं, वांग टेंग अपने माता पिता के हाव भाव देखकर अवाक रह गया। क्या वे वाकई सोचते थे कि उसे पत्नी नहीं मिल सकती? उसने हताश होकर समझाया, जिक्सिन मार्शल हाउस के अध्यक्ष आज डोंगहाए आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। जिक्सिन मार्शल हाउस के अध्यक्ष वांग शेंगुओ चौंक गया। मार्शल आर्ट अकादमियों को आम लोगों के लिए खोल दिया गया था ताकि आम लोगों को उनके बारे में बेहतर समझ हो। शीर्ष 3 मार्शल आर्ट अकादमियां ज्यादा मशहूर थीं और इसलिए इन मार्शल आर्ट अकादमियों के सामान्य मंच अध्यक्ष घर घर में जाने माने नाम थे। स्वाभाविक रूप से वांग शेंगुओ भी जिक्सिन मार्शल हाउस के अध्यक्ष के बारे में जानता था। यहां तक कि ली जिमेई भी उनके नाम से परिचित थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह तुम्हें देखना चाहता है? वांग शेंगुओ ने फिर पूछा। हाँ, वांग टेंग ने सिर हिलाया। ठीक है, मुझे जाना होगा। देर होना अच्छा नहीं है। चलो चलो, ली जिमेई ने उसे जल्दी से कहा। ओह ठीक है, क्या तुम्हें कोई उपहार तैयार करने की जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। वह हमारे बेटे से मिलना चाहता है क्योंकि उसे उससे बहुत उम्मीदें हैं। उसकी हैसियत को देखते हुए इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है, वांग शेंगुओ ने जवाब दिया। वांग टेंग ने हाथ हिलाया और अपने घर से बाहर चला गया। जिक्सिन मार्शल हाउस। वांग टेंग जल्दी पहुंच गए। राष्ट्रपति इतनी जल्दी यहाँ नहीं आते, लेकिन उन्होंने फू तियानदाओ को देखा। तुम यहाँ हो? फू तियानदाओ मुस्कुराया। तुम बहुत दिनों से यहाँ नहीं आए हो। आओ घूमें। मैं साधना में व्यस्त रहा हूँ। मैं कुछ समय पहले जिंगवू महाद्वीप गया था और साल के अंत में होने वाली परीक्षा के लिए ही वापस आया था। फिर राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू हुई। अगर मेरे पास समय होता तो मैं जरूर आता, वांग टेंग ने बताया। फू तियानदाओ ने सिर हिलाया। वह समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने शक्तिशाली हो। तुम प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम दूसरों की तुलना में अधिक मेहनत करते हो। यह एक दुर्लभ गुण है। वांग टेंग ने खुद को सिर हिलाकर स्वीकार किया। दूसरे लोग भी देख सकते थे कि वह कड़ी मेहनत कर रहा था। वह एक अच्छा, मेहनती बच्चा था। उसे दिल में गर्व महसूस हुआ, लेकिन उसके मुंह से निकला, मैं इतना मेहनती नहीं हूँ। बस थोड़ा सा। फू तियानदाओ। उसने सुना था कि यह युवक कितना बेशर्म है। अफवाहें सच थीं। फू तियानदाओ वांग टेंग को मार्शल शिष्य भवन में ले आया। वांग टेंग को जब ये परिचित माहौल दिखा तो वह भावुक हो गया। यहीं से उसने शुरुआत की थी। उस समय वह सिर्फ उन छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करने के लिए सुबह सुबह उठ जाता था। वे बहुत मुश्किल दिन थे। वे पहली मंजिल से तीसरी मंजिल पर चले गए। वांग टेंग ने युहाओ, जूजी और बाई वेई को दूसरी मंजिल पर कड़ी मेहनत करते हुए भी देखा। वे मध्यवर्ती चरण के मार्शल शिष्य थे। वांग टेंग ने उन्हें बुलाया। भाई टेंग। वे आश्चर्यचकित थे। भाई टेंग, आप यहाँ क्यों हैं? बाई वेई ने पूछा। मैं देखने आया था। वांग टेंग मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। उन्होंने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी और शीघ्र ही मिलने पर सहमति जताई। तीसरी मंजिल पर वांग टेंग ने झांग शाओयान को देखा। जब वांग टेंग वहां से निकला तो वह पहले से ही एक उन्नत चरण मार्शल शिष्य था। हालांकि उसने बहुत सुधार किया था, लेकिन वह उन्नत चरण मार्शल शिष्य स्तर पर ही अटका हुआ था। एक सामान्य व्यक्ति के लिए मार्शल आर्ट का अभ्यास करना अत्यंत कठिन था। झांग शाओयांग औसत श्रेणी से संबंधित था। आखिरकार प्रतिभाशाली लोग दुर्लभ थे, अन्यथा वे हर जगह होते। झांग शाओयांग को तब परेशानी महसूस हुई जब उसने वांग टेंग को जाते देखा। उसने आह भरी। उनके साथ प्रशिक्षण लेने वाला व्यक्ति पहले ही इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था। उनके लिए यह अंतर स्वीकार करना कठिन था, लेकिन वह क्या कर सकता था? उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती थी, इसलिए उसे और भी कठिन प्रशिक्षण लेना पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फू तियानदाओ वांग टेंग को मार्शल योद्धा भवन में ले आया। ये चीनी नववर्ष था, इसलिए कई मार्शल योद्धा जिंगवू महाद्वीप नहीं गए। जब भी उन्हें समय मिलता वे प्रशिक्षण के लिए मार्शल आर्ट अकादमी में इकट्ठा होते। वे नए नहीं थे। उनमें से कई ने फू तियानदाओ को पहचान लिया और उसका अभिवादन किया। जब उन्होंने वांग टेंग को फू तियानदाओ के पास खड़ा देखा तो सभी उत्सुक हो गए। वे आपस में चर्चा करने लगे। वह नौजवान कौन है? प्रिंसिपल फू उसके सामने विनम्र दिखते हैं।
क्या ये किसी मार्शल आर्ट के विशिष्ट परिवार का कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है? तुम्हारी नजरें कहाँ चली गईं? वह वांग टिंग है, राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का चैंपियन। हे भगवान, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह जाना पहचाना लग रहा है। ये वही है। वह बहुत युवा है। मैंने सुना है कि वह कम से कम 6 स्टार सैनिक स्तर का है। क्या इसे ही हम प्रतिभा कहते हैं? क्या दूसरों द्वारा प्रशंसा पाना अच्छा लगता है? फू तियानदाओ ने मुस्कुराते हुए पूछा। बहुत ज्यादा प्रसिद्धि तुम्हें खुद को खोने पर मजबूर कर देगी। वांग टिंग ने अपना सिर हिलाया। तुम बिल्कुल भी नौजवान की तरह व्यवहार नहीं करते, फू तियानदाओ ने शिकायत की। मैं बहुत सुंदर और जवान दिखता हूँ। मैं जवान कैसे नहीं हूँ? वांग टिंग ने गर्व से अपना चेहरा छुआ। फू तियानदाओ। वे चौथे स्तर पर पहुंचे और लिन झान और टाइगर योद्धा टीम को देखा। लिन झान जिंगवू महाद्वीप में बुरी तरह घायल हो गया था। सौभाग्य से उसने कई उच्च श्रेणी की डैन दवाइयां खाई थीं और पिछले कुछ हफ्तों में पूरी तरह से ठीक हो गया था। वह इस समय द्वंद्व युद्ध के बीच में था। प्रतियोगियों के इर्द गिर्द भीड़ जमा थी, जो जोर जोर से उनका उत्साहवर्धन कर रही थी। यह एक जीवंत दृश्य था। जब उन्होंने फू तियानदाओ को देखा तो उन्होंने जल्दी से उसका अभिवादन किया और उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। आप सभी लोग मजे कर रहे हैं। फू तियानदाओ खिलखिलाकर हंसा। किसी ने कहा, घर पर रहना बोरिंग है। हमारी हड्डियां जंग खा रही हैं। हा, एक मार्शल योद्धा के रूप में मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता जब मैं 3 दिनों तक नहीं हिलता। यह उससे भी ज्यादा हो गया है। उसके बगल में कोई हंसा। मेरी पत्नी ने मुझे घर पर रहने के लिए मजबूर किया क्योंकि मैं हमेशा बाहर रहता हूँ। मेरा वजन 5 किलो से ज्यादा बढ़ गया है, आप जानते हैं। अगर मैं जल्द ही अभ्यास शुरू नहीं करता तो जिंगवू महाद्वीप लौटने पर मुझे दूसरों द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। दर्शकों ने एक एक करके अपनी शिकायतें साझा की, जिससे माहौल में जान आ गई। ऐसा लग रहा था कि फू तियानदाओ जब भी सदस्यों के बीच होता था तो वह कभी भी दिखावा नहीं करता था। वे उसके साथ सहजता से बातचीत कर सकते थे। धमाका। लिन झान ने अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी बैटलेग से जमीन से नीचे फेंक दिया। हिंसक प्रभाव में बल का विस्फोट हुआ। ऐसा लग रहा था कि लिन झान भी कड़ी मेहनत कर रहा था। मैं अब और नहीं लड़ूंगा। लिन झान, तुम्हारी कुल्हाड़ी हमेशा की तरह शक्तिशाली है। उसके सामने खड़े मार्शल योद्धा ने अपना हाथ हिलाया। हा, चलो अगली बार फिर से लड़ते हैं। मुझे निराश मत करना। लिन झान हंसा। लियू यान और यान भाई बहन भी रुक गए। वे टीम मोड में द्वंद्व कर रहे थे। उन्हें पता था कि कब रुकना है। वांग टिंग ने जब उन्हें मैदान में चलते देखा तो उन्हें बुलाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांग टिंग। वे प्रसन्नतापूर्वक आश्चर्यचकित हुए और तुरंत उसके चारों ओर एकत्र हो गए। इसे बीते एक अरसा हो गया है। मैंने सुना है कि आप राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के चैंपियन बन गए हैं। प्रभावशाली, लियू यान ने उनकी बहुत प्रशंसा की। काफी प्रभावशाली, वांग टिंग ने जवाब दिया। तुम अब भी पहले की तरह ही निर्लज हो। लियू यान ने अपनी आंखें घुमाईं। यान जिन्यू ने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंसने लगी, जबकि यान जिनमिंग और लिन झान ने अपना सिर हिलाया। पिछली बार आप जल्दी में चले गए थे। मैं आपको ठीक से धन्यवाद नहीं दे पाया, लिन झान ने कहा। आइए हम एक दूसरे के साथ विनम्र न रहें। जैसे जैसे समय तेजी से बीतता गया, उन्होंने अपनी वर्तमान परिस्थितियों के बारे में बात की। सुबह 10 बजे जिक्सिन मार्शल हाउस के अध्यक्ष आए। सभी लोग प्लाजा में इंतजार कर रहे थे और उन्होंने देखा कि सेडान गाड़ियों की एक कतार मार्शल आर्ट अकादमी की ओर जा रही है। काले कपड़े पहने कुछ लोग गाड़ियों के नीचे उतर आए। वे बीच में खड़ी आलीशान सेडान के चारों ओर इकट्ठा हो गए और सम्मानपूर्वक इंतजार करने लगे। कार का दरवाजा खुला और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। राष्ट्रपति। फू तियानदाओ तुरंत आगे बढ़ा और उस आदमी का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। बूढ़े फू, काफी समय हो गया है। आप कैसे हैं? ये जिक्सिन ने उसके कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराया। सब कुछ ठीक चल रहा है। धन्यवाद, फू तियानदाओ ने जवाब दिया। मार्शल आर्ट अकादमी में जाते हुए वे बातें करते रहे। उनके आसपास के मार्शल योद्धा भी उत्साहित थे। वे धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। क्या वह राष्ट्रपति हैं? उनका आभामंडल बहुत शक्तिशाली है। बेशक, वह एक सामान्य स्तर का मार्शल योद्धा है। देश के सभी सामान्य स्तर के मार्शल योद्धाओं में वह शीर्ष कुछ में से एक है। मैंने पहले सिर्फ उनका नाम सुना था।
आज मैं आखिरकार उनसे मिल पाया। ये जिक्सन ने सभी की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। जिक्सन मार्शल हाउस के लिए आपने जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद। तुम बहुत दयालु हो। ये सही है राष्ट्रपति जी, हमें यही करना चाहिए। मार्शल आर्ट अकादमी के प्रशिक्षण और संरक्षण के बिना हम आज जहां हैं वहां नहीं होते। वांग टेंग देख सकता था कि हर किसी में जिक्सन मार्शल हाउस से जुड़े होने की भावना प्रबल थी, लेकिन वह उन्हें समझ सकता था। सामान्य मार्शल योद्धाओं के लिए रैंक में ऊपर उठना बेहद मुश्किल था। मार्शल आर्ट अकादमियों ने उन्हें यह मौका दिया। आप कह सकते हैं कि बहुत से लोग मार्शल आर्ट अकादमियों के बिना कभी दूसरा अवसर नहीं पा सकेंगे। कुछ लोग पा सकते थे, लेकिन वे अल्पसंख्यक थे। ये जिक्सन ने मार्शल आर्ट अकादमी का दौरा किया और कैफेटेरिया में दोपहर के भोजन के लिए सभी के साथ गए। वांग टेंग और फू तियानदाओ उनके बगल में बैठे थे, एक एक करके। ये जिक्सन ने वांग टेंग को देखकर मुस्कुराया। मैं तुमसे बहुत दिनों से मिलना चाहता था, आखिरकार आज मुझे मौका मिल ही गया। NOWELL-BE-IN.CO। मैं भी लंबे समय से आपकी प्रशंसा करता रहा हूं, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने नेशनल नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के दौरान आपका प्रदर्शन देखा। ईमानदारी से कहूं तो मुझे मानना होगा कि आप काफी बेहतरीन हैं, ये जिक्सन ने कहा। तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो। अचानक समाचार और स्कूल वापस जाना। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। कैफेटेरिया में सभी लोग ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि वांग टेंग राष्ट्रपति के बगल में बैठे थे और फू तियानडाओ की तरह उनके साथ खुशी से बातचीत कर रहे थे। टाइगर वॉरियर टीम एक साथ बैठी। लिन झान ने कड़वी मुस्कान दी। वह आदमी आश्चर्य से भरा हुआ है। मुझे डर है कि वह आज राष्ट्रपति से मिलने यहाँ आया है। यान जिनमिंग ने दुख जताते हुए कहा, हम अभी भी जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी वह पहले ही शीर्ष पर पहुंच चुके हैं। चलो जितनी जल्दी हो सके 5 सितारा सैनिक स्तर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। तब तक हम उच्च श्रेणी के मार्शल योद्धा बन जाएंगे, लिन झान ने कहा। 5 सितारा सैनिक स्तर तक आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। दूसरों ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया। उन्होंने 4 स्टार सैनिक स्तर तक पहुंचने के लिए बहुत समय और प्रयास खर्च किया था। कल्पना कीजिए कि 5 स्टार सैनिक स्तर तक पहुंचने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। कठिन, बहुत कठिन। दूसरी ओर जूजी और उसके दोस्त एक दूसरे को हैरानी भरी आंखों से देख रहे थे। वह जिक्सन मार्शल हाउस का अध्यक्ष था। वह एक सामान्य स्तरीय मार्शल योद्धा था और वांग टेंग उसके बगल में बैठा था। वह एक बॉस स्तर के चरित्र के साथ बातचीत कर रहा था। उन्होंने खुद को देखा। वे अभी भी हाई स्कूल के छात्र थे। अचानक उन तीनों को लगा कि उनके और वांग टेंग के बीच एक बड़ी खाई आ गई है। उन सभी ने 9 साल तक अनिवार्य शिक्षा प्राप्त की। वांग टेंग इतना उत्कृष्ट क्यों था? उन्हें कोई उत्तर नहीं मिल सका। वांग टेंग को नहीं पता था कि दूसरे क्या सोच रहे थे। इस समय वह ये जिक्सन की कही हुई बात से अचंभित रह गया। पृथ्वी पर डाकलैंड से जुड़ने वाली एक आयामी दरार दिखाई दी है। वांग टेंग हैरान रह गया। उसने अपनी नजरें बदलते हुए पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? फू तियानदाओ को अपना गला सूखने का एहसास हुआ। उसने बेकाबू होकर अपनी लार निगल ली। ये जिक्सन ने सुनिश्चित किया कि केवल वे तीनों ही उसकी आवाज सुन सकें। यह एक सामान्य मंच कौशल था। NOWELL-BE-IN। ये सच है। ये जिक्सन जानती थी कि वे इसे एक बार में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। काले भूत प्रेत बहुत डरावने थे। जिंगबू महाद्वीप को उनके कारण बहुत कष्ट सहना पड़ा था और वे दुख की खाई में डूब गए थे। सौभाग्यवश पृथ्वी पर अभी तक इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि डाकलैंड से जुड़ने वाली एक आयामी दरार पृथ्वी पर दिखाई दी थी। इसके परिणाम गंभीर थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वहां की स्थिति कैसी है? वांग टेंग ने काफी देर की चुप्पी के बाद पूछा। हम अभी भी इसे नियंत्रित कर सकते हैं। आयामी दरार सीधे डाकलैंड से जुड़ी नहीं है। इसके लिए जिंगबू महाद्वीप से पृथ्वी पर कूदना पड़ता है। हम भाग्यशाली हैं कि हमने इसे पहले ही खोज लिया, इसलिए हमारे लोग जिंगबू महाद्वीप में तैनात हैं। हालांकि हम इसे कैसे भी घुमाएं, एक आयामी दरार दिखाई दी है। इसका मतलब है कि पृथ्वी अब सुरक्षित नहीं है, ये जिक्सन ने कहा। वांग टेंग ने राहत की सांस ली। अभी भी कुछ समय बचा था। अगर अंधेरे प्रेत बिना किसी चेतावनी के पृथ्वी पर आक्रमण करते तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता। आयामों में दरार कहाँ है? पूछने से पहले उन्होंने सोचा। ये जिक्सन ने हिचकिचाहट दिखाए।
चूंकि आप पहले से ही 7 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा हैं, इसलिए आपको जल्द या बाद में ये पता चल जाएगा। आपको पहले बताने में कोई बुराई नहीं है। आयामी दरार बेजियांग में है। बीजियांग। वांग टेन की निगाहें चमक उठी। बेजियांग एक विशाल क्षेत्र था जिसकी आबादी बहुत कम थी, इसलिए वहां आयामी दरार का आना अपेक्षाकृत सुरक्षित था। यदि ये किसी घनी आबादी वाले शहर में होता तो यह एक आपदा होती। ये जिक्सिन ने उसके हाव भाव को पढ़ा और कहा, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रहे हो। वहां आयामी दरार को नियंत्रित करना वास्तव में आसान है, लेकिन यह अभी भी हमारी भूमि पर है। हमें इस बाधा को दूर करने के लिए मिलकर काम करना होगा। वांग टेंग ने सिर हिलाया। इसमें कोई संदेह नहीं कि बड़ी संख्या में मार्शल योद्धाओं को बेजियांग भेजा जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, मुख्य लड़ाई जिंगवू महाद्वीप में है। युद्ध का मैदान पृथ्वी पर तभी आएगा जब वहां चीजें नियंत्रण से बाहर हो जाएंगी। ये जिक्सिन ने कहा, मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम जिक्सिन मार्शल हाउस का हिस्सा हो। तुम इस जानकारी के साथ पहले से तैयारी कर सकते हो। आपका स्कूल शायद ये बात उन छात्रों को बताएगा जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और आपको युद्ध के मैदान में भेजने की व्यवस्था करेंगे। देश ने इतने लंबे समय तक आप सभी को तैयार किया है। अब अपने देश का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। जब वांग टेन चले गए तो जिक्सिन मार्शल हाउस ने एसएसएस ग्रेड अनुबंध से शेष राशि उन्हें दे दी। वह इसका कभी भी उपयोग कर सकते थे। हालांकि वे 100 मिलियन उसके लिए बेकार थे। इससे उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने बहुत तेजी से तरक्की की थी, इसलिए इस पैसे की उसकी नजर में कोई कीमत नहीं रह गई थी। घर जाते समय वांग टेन गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह एक मार्शल योद्धा के रूप में अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि उसके माता पिता और परिवार साधारण लोग थे। उनके पास अंधेरे भूतों के खिलाफ कोई मौका नहीं था। मुझे जल्दी से जल्दी और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। एक बार जब मैं एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा तो मेरे परिवार को अधिक सुरक्षा मिलेगी। प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेंग ने मन ही मन सोचा। साथ ही उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई डैन दवाइयां, हथियार और रून वस्तुएं वांग शेनगुओ को सौंप दी। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे परिवार के व्यवसाय को जितनी जल्दी हो सके उतना आगे बढ़ाएं। अतीत में वांग टेंग अन्य मार्शल योद्धाओं से डरता था, इसलिए उसने अपने परिवार को बहुत जल्दी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब वह 7 सितारा सैनिक स्तर का मार्शल योद्धा था। उसे विश्वास था कि वह जल्द ही जनरल स्टेज तक भी पहुंच सकता है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण लोगों ने भी उस पर ध्यान दिया था। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका ध्यान ही एक अदृश्य सुरक्षा का रूप था। उच्च अधिकारियों ने भी यह बात समझ ली। वे एक प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा के परिवार को छू नहीं सके, जिसमें सामान्य स्तर तक पहुंचने की क्षमता थी। अधिकांश लोग अंधे नहीं थे और वे वांग परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करते थे, भले ही इससे दूसरों के व्यवसाय पर असर पड़ता हो। वांग टेन को उम्मीद थी कि वांग परिवार ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा ताकि वे उसके बिना अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। आखिरकार वह ज्यादातर समय घर पर नहीं रहता था और हर चीज का ख्याल नहीं रख सकता था। उसे अपनी सुरक्षा के लिए देश पर निर्भर रहना पड़ता था। इसकी तुलना में उसे अब भी अपनी ताकत पर ज्यादा भरोसा था। दूसरों पर भरोसा करने से बेहतर था खुद पर भरोसा करना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले कुछ दिनों तक उसने आलस्य करना छोड़ दिया और पूरे ध्यान से खेती करने लगा। हालांकि स्कूल शुरू होने से पहले उसे अभी भी कुछ लोगों से मिलना था। चीनी नववर्ष के छठे दिन वह हाई स्कूल में अपने प्रधानाध्यापक से मिलने गया। वांग शेनगुओ ने अपने प्रधानाध्यापक को उसकी देखभाल के लिए कुछ पैसे दिए होंगे, लेकिन वह अपने शिक्षक की उसके प्रति चिंता को नकार नहीं सका। वह ज्यादातर समय मिलनसार था और जब भी वह छुट्टी लेता या कक्षा में सोता तो वह उसकी अनदेखी करता। इतना अच्छा प्रधानाध्यापक उसे और कहाँ मिल सकता था। उन्हें चीनी नववर्ष के दौरान उनसे मिलने जाना चाहिए। वांग टेंग अपने साथ उपहार लाना नहीं भूले। फैन वेइमिंग वांग टेंग को देखकर बहुत खुश हुए। उपहार स्वीकार करते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह एक अच्छा छात्र है। वह न केवल प्रतिभाशाली है बल्कि समझदार भी है। फैन वेइमिंग ने राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता देखी थी, इसलिए वह जानता था कि वांग टेंग चैंपियन था। उस पल वह दंग रह गया। उसका छात्र चैंपियन बन गया। ये सब उसे एक सपने जैसा लगा। वह कितने साल का था? उसने कुछ समय पहले ही हाई स्कूल से स्नातक किया था और वह पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। भविष्य में वह कितना आगे जा सकता था।
चीनी नववर्ष के दौरान वह अपनी पत्नी और बेटे के सामने शेखी बघारता रहा। उसने दावा किया कि वांग टेन को ये गौरव इसलिए मिला क्योंकि उसने हाई स्कूल के दौरान उसकी देखभाल की और उसे अच्छी शिक्षा दी। वह न केवल अपने परिवार के सामने शेखी बघारता था बल्कि अपने पड़ोसियों के सामने भी शेखी बघारता था। उसकी पत्नी और बेटा उसके चरित्र को जानते थे, इसलिए उन्होंने उसकी बातों को दिल पर नहीं लिया। हालांकि उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वांग टेन उपहार लेकर व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने आएगा। उनकी पत्नी और बेटा बहुत खुश थे, खासकर उनका बेटा जो मार्शल आर्ट की राह पर जाना चाहता था। वह वांग टेन की प्रशंसा करता था और जब उसने असली व्यक्ति को देखा तो रोमांचित हो गया। वह वांग टेन से लगातार सवाल पूछता रहा। दोपहर में फैन वेइमिंग ने वांग टेन को दोपहर के भोजन के लिए रुकने के लिए राजी किया। उनके शानदार आतिथ्य को ठुकराना मुश्किल था, इसलिए वांग टेन सहमत हो गए। इस भोजन ने बहुत हंगामा मचा दिया। फैन वेइमिंग ने सबको बताया कि जब वह किराने का सामान खरीदने बाहर गया था तो वांग टेन उससे मिलने आया था। उसे डर था कि उसके पड़ोसी यह खबर न सुन पाए। चीनी नववर्ष के 7वें दिन वांग टेन ने जू जी, बाई वेई और अपने कुछ दोस्तों से मुलाकात की। वे जिक्सन मार्शल हाउस में ठीक से बातचीत नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने बाद में मिलने पर सहमति जताई। जू जी और यू हाओ में बहुत बदलाव आया है। मार्शल आर्ट के अभ्यास के बाद उनकी ऊर्जा और जीवन शक्ति में भी बदलाव आया है। आप देख सकते हैं कि उनके परिवारों ने उनका भरपूर साथ दिया है। हमारे परिवार को पता था कि आपने हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी में प्रवेश लिया है और वे आपके स्नातक भोज में उपस्थित थे। जब उन्होंने देखा कि आपने अपने परिवार में बहुत बड़े बदलाव किए हैं तो वे ईर्ष्यालु थे। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि हम कुछ उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं और अपने परिवारों में योगदान दे सकते हैं। दुर्भाग्य से वे यह नहीं समझते कि मार्शल आर्ट का रास्ता कितना कठिन है। आपके स्तर तक पहुंचने के लिए प्रतिभा महत्वपूर्ण घटक है। हम आपके जितने प्रतिभाशाली नहीं हैं, जू जी ने शिकायत की। ये सही है। भाई वांग टेन राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता के चैंपियन हैं। पूरे देश में उनका सिर्फ एक ही नाम है। हम आपकी तुलना कैसे कर सकते हैं? हमारे माता पिता बहुत भोले हैं, यू हाओ ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। इसे वे दूसरे लोगों का बच्चा कहते थे। उन्होंने कई विषयों पर बात की, जिनमें से ज्यादातर मार्शल आर्ट से संबंधित थे। मार्शल आर्ट उस समय का चलन था और सभी ने इस रास्ते पर चलने की योजना बनाई। उनकी बातचीत स्वाभाविक रूप से इसी विषय के इर्द गिर्द घूमती रही। सच कहूं तो वांग टेन को तब झटका लगा जब उसे पता चला कि बाई वेई भी मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही थी। हालांकि उसने उससे इसका कारण नहीं पूछा। जब वे बातचीत कर रहे थे तो वांग टेन को एहसास हुआ कि वह काफी प्रतिभाशाली है। उसने बहुत अभ्यास नहीं किया था और फिर भी वह एक मध्यवर्ती चरण की मार्शल शिष्या बनने में कामयाब रही। उसे यू हाओ और जू जी की तुलना में आसानी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। दोनों युवकों ने अपनी ईर्ष्या को खुलकर व्यक्त किया। उनकी तुलना वांग टेन से नहीं की जा सकती थी और बाई वेई उनसे भी अधिक शक्तिशाली थी। बाई वेई की प्रगति के आधार पर वह विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा से पहले एक कदम आगे बढ़ सकती है। इससे उसे एक अच्छे विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल सकेगा। सभा समाप्त होने के बाद वांग टेन ने उसे घर भेज दिया। बाई वेई ने अपने होंठ काटे। ज्यादा मत सोचो, अभ्यास जारी रखो, समय बदल गया है। तुम अपने प्रियजनों की रक्षा तभी कर सकते हो जब तुम मजबूत बनो। वांग टेन समझ गया कि वह कैसा महसूस कर रही थी। वह कुछ देर रुका और फिर बोला, अगर तुम्हें कोई परेशानी आती है तो मुझे खोजने में संकोच मत करना। ठीक है। बाई वेई मुस्कुराए। उसने दृढ़ता से कहा, मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ रहूंगी और ज्यादा पीछे नहीं रहूंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, वांग टेन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चीनी नववर्ष समाप्त होने से पहले स्कूल खुल गया। वांग टेन ने अपने माता पिता को अलविदा कहा और हुआंगहाई मिलिट्री अकादमी लौट आया। सभी छात्र वापस आ गए थे। रास्ते में वांग टेन ने हो पिंगलियांग और उसके दोस्तों को देखा। जैसे ही वे मिले वे वांग टेन की ओर दौड़े और उसे जोर से मुक्का मारा। अरे तुम बहुत कमाल के हो बॉस, क्या आपको किसी सहायक की जरूरत है? सोंग शुहांग ने बेशर्मी से पूछा। पिताजी, आपको एक बेटे की जरूरत है। लू शू और भी बेशर्म था। सचमुच वांग टेन को समझ नहीं आया कि क्या कहे। वह जानता था कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे। पिछले कुछ हफ्तों से उसे देखने वाला हर कोई याद रखता था कि वह राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का चैंपियन था।
उसे हर समय ये सुनकर निराशा होती थी, लेकिन वह अब इसकी आदत डाल चुका था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई टेन कितना ताकतवर हो गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे सामने एक डरावने जानवर का सामना कर रहा हूँ, एक ऐसा जानवर जो मुझे एक ही पैर से कुचलकर मार सकता है। बेली किनफेंग बहुत तनाव में था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वांग टेंग उसे मार डालेगा। वांग टेंग, हो पिंगलियांग, लूशु, सोंग शुहांग। बेली, तुम अपना व्यक्तित्व कब बदलोगे? तुम्हें क्यों लगता है कि हर कोई तुम्हें मारना चाहता है? वांग टेंग ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और असहायता से पूछा। मैं एक दयालु आदमी हूँ। पागल लोग हमेशा मेरे जैसे दयालु आदमी को मारना चाहते हैं, बेली किनफेंग ने जवाब दिया। क्या मैं पागल जैसा दिखता हूँ? वांग टेंग अवाक रह गया। बेली किनफेंग झिझके। नहीं, तुम झिझक रहे थे। हे भगवान, तुम झिझक रहे थे। वांग टेंग ने उसकी ओर बड़ी बड़ी आंखों से इशारा किया। इस बदमाश को वाकई ऐसा लग रहा था कि वह उसे मार डालना चाहता है। खांसी, मैंने नहीं सोचा। मुझे तो लगता है कि तुम खतरनाक हो। मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हारे आसपास सुरक्षित महसूस नहीं करता, बेली किनफेंग ने कहा। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। वांग टेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। इस आदमी का दिमाग निश्चित रूप से अलग तरीके से काम करता है। हो सकता है कि उसका दिमाग खराब हो पिंगलियांग और अन्य लोग हंस पड़े। वांग टेंग की क्षमता के कारण उसे हारते देखना आसान नहीं था। अब तुम कितने शक्तिशाली हो? क्या तुम अब भी हमारे साथ अध्ययन करोगे? हो पिंगलियांग ने अचानक पूछा। मुझे स्कूल की व्यवस्था का इंतजार करना होगा। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। उसके पास दूसरे नए छात्रों के साथ खेती करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन वह अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकता था। उसे पढ़ाई जारी रखने की जरूरत थी। साथ ही वह इस पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे सिर्फ गुण सीखने थे। विशेष परिस्थितियों में विशेष उपचार की आवश्यकता होती है। स्कूल ने पहले ही उसके लिए ये सब सुलझा लिया होता। उन्हें एक उपयुक्त पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए था। यह एक बुनियादी मार्शल योद्धा कौशल है। जब स्कूल शुरू हुआ तो वांग टेंग ने सबसे पहले डैन ताइक्सुआन को ढूंढा। दुर्भाग्य से वह पहले ही जा चुकी थी। वह स्कूल में नहीं थी। आश्चर्य की बात क्या है? हे झूठे! वांग टेंग छिपी हुई कड़वाहट से भर गया था। स्कूल के पहले दिन स्कूल ने राष्ट्रीय नंबर 1 मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की रैंकिंग प्रसारित की। 2 छात्र शीर्ष 10 में जगह बनाने में सफल रहे। यह एक सम्मान की बात थी। साथ ही ये स्कूल को आवंटित संसाधनों का भी प्रतिनिधित्व करता है। बहुत से लोगों को ये बात समझ में आ गई। जो नहीं समझ पाए वे दूसरों से मिले अनजाने संकेतों से समझ गए। यह अच्छी बात थी। संसाधन मार्शल योद्धाओं के लिए आवश्यक थे। उनकी उपलब्धियों ने पूरे विश्वविद्यालय को प्रभावित किया था। अनजाने में ही वांग टेंग और हान झू की प्रतिष्ठा बढ़ गई। खास तौर पर वांग टेंग का। वह चैंपियन था। ये बहुत अवास्तविक लगा। वे सभी नए थे, लेकिन वांग टेंग चौथे साल के सीनियर क्यों लग रहे थे? वे अभी भी नए क्यों थे? समस्या कहाँ थी? छात्र भ्रमित थे, लेकिन इससे उन्हें वांग टेंग को गर्व से देखने से नहीं रोका जा सका। उनके लिए वह हुआंगहाई सैन्य अकादमी का अग्रणी व्यक्ति था। विद्यार्थी बहुत खुश थे। स्कूल में खुशी थी। हर कोई खुश था। हुआंगहाई में विस्फोटक वृद्धि का दौर आएगा। मजबूत लोग और भी मजबूत हो जाएंगे। हुआंगहाई का भविष्य आशाजनक था। जब सभी लोग अभी भी इस गौरव में डूबे हुए थे, तभी पेंग युवानशन ने वांग टेंग को बुलाया। करीब 100 छात्र वास्तविक युद्ध भवन में एकत्र हुए थे। वांग टेंग ने कई जाने पहचाने चेहरे देखे। इनमें से ज्यादातर छात्र स्कूल के टॉप 100 छात्र थे। वे पहले भी वांग टेंग से हार चुके थे। जब उन्होंने वांग टेंग को देखा तो उनके चेहरे काले हो गए। एक नए खिलाड़ी से हारना उनकी प्रतिष्ठा पर एक धब्बा था। लेकिन ये बंदा चुपके से नेशनल नंबर 1 मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता में शामिल हो गया और चैंपियन भी बन गया। न चाहते हुए भी उन्हें मनाना पड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस बारे में सोचने पर ईश्वर की प्रिय संतान से हारना कोई शर्मनाक बात नहीं थी। छात्रों के अलावा वांग टेंग ने कुछ शक्तिशाली आभाओं को भी महसूस किया। उपस्थित प्रशिक्षक सभी 6 स्टार और 7 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा थे। उनमें से 5 थे। इतना ही नहीं, वहां 7-5 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा भी थे। वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाईं। बूढ़े नी, मैं इस साथी को तुम्हारे पास भेजूंगा।
पेंग युवानशान ने 7 स्टार सैनिक स्तर के प्रशिक्षक से बात की और चला गया। वांग टेंग, क्या स्कूल ने उसके लिए यह व्यवस्था की थी? ओल्ड नी नामक प्रशिक्षक ने वांग टेंग को देखा और कहा, आप निश्चित रूप से वांग टेंग होंगे। आपसे मिलकर खुशी हुई। वांग टेंग ने आज्ञाकारी ढंग से उनका अभिवादन किया। यद्यपि वे एक ही स्तर पर थे, फिर भी वह प्रशिक्षक को वह सम्मान देते थे जिसका वह हकदार था। बुरा नहीं है, अंदर आ जाओ, हम सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बूढ़े नी ने सिर हिलाया। वह वांग टेंग से संतुष्ट लग रहा था। हाँ। हान झू और उसके दोस्तों ने उसे देखकर हाथ हिलाया। वांग टेंग वहां आया। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के दौरान वह हान झू और उसके दोस्तों के करीब आ गया था। इसे नया सामाजिक दायरा बनाना कहा गया। कोई भी नहीं बोला। वे ओल्ड नी के मुंह खोलने का इंतजार कर रहे थे। ठीक है, चूंकि सभी लोग यहाँ हैं, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं नी जियांग कियांग हूँ। सब लोग, नी जियांग कियांग, कितना अच्छा नाम है। एक। सभी ने अपनी हंसी रोक ली और मन ही मन प्रशिक्षक का नाम दोहराया। नी जियांग कियांग ने आगे कहा, हम कल जिंगवू महाद्वीप की ओर चले गए और ब्लैक स्पैरो ट्रूप में शामिल होंगे। उनके शब्द झील की सतह पर हजारों लहरें उठाने वाले पत्थर के समान थे। किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ कि वे जिंगवू महाद्वीप जा रहे थे। वे सभी वहां जा चुके थे और वे पहले से ही इसके आदी थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन वे ब्लैक स्पैरो ट्रूप में शामिल होने जा रहे थे। ये स्पष्ट था कि वे छुट्टी मनाने नहीं जा रहे थे। वे क्या करने जा रहे थे? और क्या वे युद्ध के मैदान में जा रहे होंगे? जिंगवू महाद्वीप में मिशन खतरों से भरे हुए थे। उनमें से कुछ ने पहले भी सैन्य मिशन किए थे। वे सामान्य मिशनों से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। हालांकि कोई भी युद्ध के मैदान पर नहीं गया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि युद्ध मिशनों से भी अधिक खतरनाक थे। युद्ध के मैदान में मौत आम बात थी। युद्ध में शामिल होते ही वे जमीन पर लाशों में से एक बन जाते थे। भीड़ में कई लोग हैरान थे, लेकिन कुछ लोग उत्साहित भी थे। मैं आखिरकार युद्ध के मैदान में जा सकता हूँ। मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था। हान झू की आंखें चमक रही थीं। वांग टेंग, क्या वह युद्धोन्मादी है? तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तुम केवल युद्ध के मैदान में ही सैन्य कारनामे हासिल कर सकते हो। मेरी महत्वाकांक्षा एक जनरल बनने की है, हान झू ने कहा। हाँ, एक जनरल, आपका सपना बहुत साहसिक है। वान बैकू ने उसे तिरस्कार से देखा। ओल्ड नी ने आज उन्हें इस मामले और कुछ अन्य विविध चीजों के बारे में सूचित करने के लिए इकट्ठा किया था। उसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। हान झू ने कहा, चलो कुछ सामान लेने के लिए रसद भवन में चलते हैं। किसी ने आपत्ति नहीं की। शिंगवू महाद्वीप में सामान बहुत कम था। अगर आपके पास पैसे भी हों तो भी शायद आपको कुछ न मिले। इसके अलावा युद्ध के मैदान में आप उन्हें कहां से खरीद सकते थे? स्कूल में वस्तुओं का आदान प्रदान बहुत आसान था। ये सस्ता भी था। कोई भी मूर्ख नहीं था। वे इस तर्क को समझते थे। वे सभी चौथे वर्ष के छात्र थे जिन्होंने पिछले 4 वर्षों में कई मिशन पूरे किए थे। उन्हें अलग अलग परिस्थितियों से निपटने और तैयारी करने का अनुभव था। जब वे रसद भवन में पहुंचे तो हान झू और अन्य लोगों ने अपने स्कूल क्रेडिट की परवाह करते हुए खरीदारी शुरू कर दी। उन्होंने कई तरह की डैन दवाइयां खरीदी जो उनकी शक्ति को फिर से भर सकती थीं और उनकी चोटों को ठीक कर सकती थीं। ये जीवन रक्षक थीं। इनकी बहुत अधिक मात्रा जैसी कोई चीज नहीं थी। उन्होंने हथियार और युद्ध वर्दी भी खरीदी और अपनी जरूरत की सभी चीजें जुटा ली। ऐसा लग रहा था जैसे वे खुद को पूरी तरह से हथियारबंद करना चाहते थे। वांग टेंग ने सामान पर नजर डाली और 9 सितारा युद्ध वर्दी खरीदी। फिर उसने सोचना शुरू किया कि क्या खरीदना है। उसे एक रून धनुष और एक रून बंदूक खरीदनी थी। तभी उसे याद आया कि उसके पास जिक्सन मार्शल हाउस द्वारा दिए गए कुछ 100 मिलियन है। अगर वह पैसे खर्च नहीं करेगा तो ये बर्बादी होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसलिए उन्होंने जिक्सन मार्शल हाउस की आंतरिक वेबसाइट से हथियार खरीदने का फैसला किया। उनकी डिलीवरी तेजी से हुई, इसलिए उन्हें आज रात तक मिल जाना चाहिए। उसने डैन दवाइयों को देखा और महसूस किया कि वह उन सभी को बना सकता है। उसकी डैन दवाइयों की गुणवत्ता भी बेहतर होगी। इसलिए उन्होंने केवल कुछ आध्यात्मिक जड़ी बूटियां ही खरीदी। उन्होंने खुद ही दान बनाने की योजना बनाई। हान झू और अन्य लोग हैरान थे। तुम इतनी सारी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां क्यों खरीद रहे हो? हान झू ने उत्सुकता से पूछा। तुमने 9 सितारा युद्ध वर्दी भी खरीदी है।
धिक्कार है, तुम अमीर हो, वान बेक्व्यू चिल्लाया। नहीं, सच में, मैं इतना अमीर नहीं हूँ। वान टेंग ने अपनी युद्ध वर्दी और आध्यात्मिक जड़ी बूटियां रख ली। उसे सौभाग्यशाली महसूस हुआ कि उसने पिछले सेमेस्टर में जुगे शियाओलियान के साथ मिलकर थोड़ी बहुत दौलत कमाई थी। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके पास खर्च करने के लिए ये सारे स्कूल क्रेडिट नहीं होते। ये आध्यात्मिक जड़ी बूटियां आध्यात्मिक दान बनाने के लिए हैं। मैं अपनी खुद की दान दवा बनाना पसंद करता हूँ। अपना खुद का बना। तुम्हें पता है कि डांस कैसे बनाते हैं? हान झू और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। इसमें गलत क्या है? यह एक बुनियादी मार्शल योद्धा कौशल है, वान टेंग ने शांति से उत्तर दिया। बुनियादी कौशल को नरक में भेजो। यदि यह एक बुनियादी कौशल है तो हम इसे क्यों नहीं जानते? यह आदमी अवश्य ही अभिनय कर रहा होगा। हान झू और बाकी लोगों ने वान टेंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उन्हें उसके जैसे दिखावटी लोगों से सबसे ज्यादा नफरत थी। एर्म, क्या आप मुझे कुछ बनाने में मदद कर सकते हैं? अगले ही पल हान झू ने एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ अपने जूते चाटना शुरू कर दिया। मैं भी। वान बेक्व्यू तुरंत कूद पड़ा। उन्होंने अपना रवैया बहुत जल्दी बदल लिया था। ये दोनों लोग वान टेंग पर भरोसा करते थे। उन्हें ये भी संदेह नहीं था कि वह उन्हें बना सकता है या नहीं। डू झांग फेग्यू और अन्य लोग अपना मुंह खोलने में बहुत शर्मीले थे। वे हान झू और वान बेक्व्यू की तरह वान टेंग के इतने करीब नहीं थे। साथ ही उन्हें संदेह था कि क्या वान टेंग डांस करने में सक्षम है। जरूर, मुझे उन्हें वैसे भी बनाना है, इसलिए 2 और हिस्से जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि आपको अपनी आध्यात्मिक जड़ी बूटियां खुद तैयार करनी होंगी। वान टेंग ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया। उनके हिसाब से इन डैन को बनाने में उन्हें ज्यादा समय नहीं लगेगा। NOWELL-BE-IN.CO। ये था कि एक आदमी कितना तेज और कुशल था। कोई समस्या नहीं। दोनों वरिष्ठों ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने तुरंत संबंधित आध्यात्मिक जड़ी बूटियों की खोज की और उन्हें वान टेंग को दे दिया। वन चीनी में जियांकियान का अर्थ है दृढ़ रहना। यह एक खतरनाक यात्रा है, कृपया ध्यान रखें। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। रसद भवन से अपनी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के बाद वे विदा हुए और कल की यात्रा की तैयारी करने के लिए वापस चले गए। उदाहरण के लिए अपने परिवारों को फोन करके स्थिति की जानकारी देना। मार्शल योद्धाओं के रूप में उन्हें जल्द या बाद में कुछ चीजों का अनुभव करना होगा। जब उन्होंने ये रास्ता चुना तो वे मानसिक रूप से तैयार थे। उन्हें इसका सीधे सामना करना होगा, भले ही इसके लिए उन्हें मौत ही क्यों न झेलनी पड़े। हालांकि वान टेंग ने अपने परिवार को फोन नहीं किया। उसे विश्वास था कि वह नहीं मरेगा। अपनी जान बचाने के मामले में वह किसी से पीछे नहीं था। अपने छात्रावास में वापस आने के बाद उन्होंने जिक्सन मार्शल हाउस की आंतरिक वेबसाइट पर लॉग इन किया और एक रून धनुष और एक रून बंदूक खरीदी। उसके मौजूदा हथियार बहुत ही निम्न श्रेणी के थे। अब वे उसे ज्यादा मदद नहीं दे पाएंगे, इसलिए उसने सीधे नॉर्थ स्टार रून धनुष और रून बंदूक खरीद ली। जहां तक सामान्य स्तर के हथियारों की बात है, वान टेंग उन्हें खरीदने में असमर्थ था। इन हथियारों की गुणवत्ता बहुत उच्च स्तर की थी। सब कुछ खरीद लेने के बाद वह सीधे स्कूल के भर्ती कक्ष में गया। भर्ती वाले कमरे डैन संकाय के थे। यह एक साधारण इमारत थी जो रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं जैसी दिखती थी। पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही रसायन विज्ञान प्रयोगशालाओं की तरह कीमिया कक्षों की व्यवस्था करने के बारे में सोचते हैं। वान टेंग ने एक साथ कई भट्टियों का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। इससे उसका समय और मेहनत दोनों बच जाती। वह इमारत में गया और इमारत के प्रभारी प्रशिक्षक को अपनी जरूरतें बताईं। क्या आप ये कह रहे हैं कि आप एक कमरा किराए पर लेना चाहते हैं जिसमें कुछ भट्टियां हैं? प्रशिक्षक दंग रह गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या कोई है? वान टेंग ने पूछा। हाँ है। आमतौर पर इसका उपयोग पाठ या परीक्षा के लिए किया जाता है। अगर आप सिर्फ डैन मेडिसिन बनाना चाहते हैं तो आपको इस कमरे की क्या जरूरत है? प्रशिक्षक ने उससे पूछा। अगर है तो मैं 3 घंटे के लिए एक किराए पर लेना चाहता हूँ। वान टेंग मुस्कुराया। उसने खुद को स्पष्ट नहीं किया। क्या आप एक साथ कई भट्टियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रशिक्षक ने भौहें सिकोड़ी। मुझे आपको याद दिलाना है कि डैन बनाने के लिए बहुत सावधानी की जरूरत होती है। कुछ लोगों ने एक साथ एक से ज्यादा भट्टियां चलाने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ। यहाँ तक कि डैन मास्टर भी ज्यादा से ज्यादा 3 भट्टियां ही खोल सकते हैं।
ये सिर्फ साधारण डैन दवाइयां बनाने के लिए है। वांग टेन खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसे पता था कि प्रशिक्षक के इरादे अच्छे हैं, लेकिन उसे अपनी क्षमता का सबसे अच्छा अंदाजा था। उसने बहाना ढूंढा और कहा, प्रशिक्षक, मैं बस एक प्रयोग करना चाहता हूँ। आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। प्रशिक्षक ने फिर से भौहें सिकुड़ी और सिर हिलाया। ठीक है, मुझे जो कहना था वह मैं पहले ही कह चुका हूँ। अगर तुम जिद करोगी तो मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। उसने अपना सिर हिलाया और वांग टेन के स्कूल क्रेडिट को देखा। फिर उसने उसे खुद इमारत में प्रवेश करने की अनुमति दी। वांग टेन ने राहत की सांस ली। वह ऊपर गया और कमरा ढूंढा। उसने कमरे में 2 घंटे से ज्यादा समय बिताया, अपने हानजू और वान बैको के लिए डैन दवाइयां बनाते हुए। बाहर आने के बाद प्रशिक्षक ने पूछा, युवक, कैसा रहा? क्या तुम असफल हो गए? तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी। तुम सही थे। वांग टेन ने खंडन नहीं किया। वह मुस्कुराया और चला गया। प्रशिक्षक ने अपने पीछे सिर हिलाते हुए खुद से कहा, आजकल छात्र उन चीजों को पाने की कोशिश करते हैं जो उनकी समझ से परे हैं। शायद उसने अभी तक डैन बनाने के कौशल में महारत हासिल नहीं की है, लेकिन वह पहले से ही एक साथ कुछ भट्टियां चलाने के बारे में सोच रहा है। हालांकि जब वह कमरे की सफाई करने गया तो उसे एहसास हुआ कि वहां कोई आध्यात्मिक जड़ी बूटी का कचरा नहीं बचा था। यह कोई मतलब नहीं निकला। डैन बनाने के दौरान कुछ छात्र अपने गुरुओं या परिवारों द्वारा दिए गए गुप्त कौशल का इस्तेमाल करते थे। इसलिए स्कूल ने किसी को भी पूर्व अनुमति के बिना कमरों में निगरानी कैमरे चालू करने से मना किया था। यही कारण था कि जब वांग टेन कमरे में था तो प्रशिक्षक को पता नहीं था कि क्या हुआ था। क्या वह सफल हुआ? प्रशिक्षक इस संभावना के बारे में सोचकर हैरान रह गया। वांग टेन को नहीं पता था कि इमारत से बाहर आने के बाद प्रशिक्षक के दिमाग में क्या चल रहा था। अगर उसे पता होता तो उसे लगता कि प्रशिक्षक बहुत ज्यादा सोच रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। रात को जिक्सन मार्शल हाउस से खरीदी गई वस्तुएं आ गईं। स्कूल ने डिलीवरी करने वाले लोगों को अंदर आने की अनुमति नहीं दी, इसलिए वांग टेन पार्सल लेने के लिए गेट पर चले गए। अगले दिन सभी लोग स्टेडियम में एकत्र हुए। पेंग युवानशान और 5 प्रमुखों ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से विदा किया। पेंग युवानशान ने हर एक चेहरे को ध्यान से देखा और फिर कहा, मैं अपने छात्रों को हर साल युद्ध के मैदान में भेजता हूँ। जब वे वापस आते हैं तो मैं उनका स्वागत करने के लिए भी यहाँ आता हूँ। दुर्भाग्यवश उनमें से कुछ कभी वापस नहीं आए। आपके राष्ट्रपति के रूप में ये बात मेरे दिल को तोड़ देती है। आप सभी हुआंगहाई और चीन के भविष्य के स्तंभ हैं। आप में से किसी एक को खोना बहुत बड़ी क्षति है। हालांकि हम एक सैन्य अकादमी हैं। हमारे द्वारा तैयार किए गए मार्शल योद्धा युद्ध के मैदान के लिए हैं। युद्ध के मैदान को आपकी जरूरत है और आपको समाज की रीढ़ बनने से पहले इसका अनुभव भी करना होगा। सुरक्षा और भागना आपको एक दुर्जय योद्धा नहीं बना देगा। जीवन और मृत्यु के कष्ट और क्लेश आपके भविष्य को आकार देंगे। आप सभी प्रतिभाशाली हैं। मैं आपके भविष्य की आशा करता हूं और आशा करता हूं कि आप आगे और ऊंचे स्तर पर जा सकेंगे। इसलिए आपको जीवित वापस आना चाहिए। यह एक खतरनाक यात्रा है। कृपया अपना ख्याल रखें। आखिरी वाक्य उसके मुंह से दृढ़ता और जोर से निकला। यह उम्मीदों से भरा था। इस समय वह पहले जैसा सख्त राष्ट्रपति नहीं था। वह बस एक अभिभावक था जो उम्मीद करता था कि उसके बच्चे जिंदा वापस आ जाएंगे। उसने बहुत सी मौतें देखी थीं। जब वह बोलता था तो उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आता था, लेकिन जीवन के उतार चढ़ाव उसकी आंखों में झलकते थे। हर कोई भावुक हो गया। वे गंभीर और उत्साहित महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे हर किसी की निगाहें दृढ़ निश्चयी हो गईं। उन्हें ये रास्ता चुनने का कोई अफसोस नहीं था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। चलो चलें। नी जियांकियांग उनका नेता था। चिल्लाते हुए उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। NOWELBEIN.CO। सभी बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे मुड़े और बड़े कदमों से नी जियांकियांग का पीछा करने लगे। उनकी युवा पीठें ऊंची और असाधारण दिखने लगी थीं। बस स्कूल से बाहर चली गई। पेंग युवानशान और 5 सिर तब तक वहीं खड़े रहे जब तक कि उन्हें बस दिखाई नहीं दी। आह! टोंग हू ने अनियंत्रित होकर आह भरी। सू जिंग ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि उनमें से कितने वापस आएंगे। ये हमारी किस्मत है। जब तक अंधेरे भूतों का सफाया नहीं हो जाता तब तक मार्शल योद्धा आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ तक कि मरने के बाद भी हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम पीछे हट गए तो हमारे परिवारों की देखभाल कौन करेगा?
पेंग युवानशान ने कहा। ये सही है, हम कभी पीछे नहीं हटेंगे, सु जिंग ने तीखी निगाह से कहा। प्रतिभाओं की कई पीढ़ियां, मुझे उम्मीद है कि उनके बीच एक बेहतरीन मार्शल योद्धा प्रकट होगा और एक बार और हमेशा के लिए अंधेरे भूतों को वश में कर लेगा, पेंग युवानशान ने कहा। वांग टेंग और अन्य छात्र सैन्य मैदान में आए जहां आयामी दरार थी। वे आयामी दरार से गुजरे और जिंगवू महाद्वीप में प्रवेश किया। फिर वे एक फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप पर सवार हुए और जंगल की ओर चल पड़े। फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप पर वांग टेंग हान झू और उसके दोस्तों के साथ बैठा था। माहौल गंभीर था। वे जानते थे कि मृत्यु अपरिहार्य है। ऐसे लोग होंगे जो वापस नहीं आ पाएंगे। उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। वे केवल अपने अस्तित्व को सुनिश्चित कर सकते थे। यह उनकी स्वयं और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी थी। यह आपकी डैन दवा है। वांग टेंग ने कुछ जैड बोतलें निकाली और उन्हें हान झू और वान बैकू को दे दी। दोनों वरिष्ठ लोग दंग रह गए। उन्होंने बोतलें पकड़ी और उनमें रखी सामग्री को सूंघा। एक गाढ़ी औषधीय खुशबू बाहर आई। मुझे लगता है कि यह गंध स्कूल में हमारे द्वारा आदान प्रदान की गई डैन दवाओं की तुलना में अधिक शुद्ध है, हान झू ने आश्चर्य से कहा। वाकई इसकी खुशबू बहुत तेज है। इसका असर कम से कम 4 से 5 गुना बेहतर होना चाहिए। वान बैक्व्यू की आंखें चमक उठी। वह बहुत खुश थी। बहुत बढ़िया, आपकी कीमियागिरी की कला भी कमाल की है। हान झू बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से बोतलें रख ली जैसे कि वे खजाने हों। जरूरत के समय वे उसकी जान बचा सकते थे। दवा का असर जितना बेहतर होगा, युद्ध के मैदान में उसके बचने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। डू यू और अन्य लोग ईर्ष्यालु थे। उन्हें ईर्ष्या और खेद महसूस हुआ। 397 एक आलसी व्यक्ति भी सपना देख सकता है। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। काली गौरैया सेना। ब्लैक स्पैरो सिटी। क्रिम्सन टाइगर सिटी की तरह ही इस शहर का नाम भी सैन्य टुकड़ी के नाम पर रखा गया था। शहर की दीवारों के चारों ओर सैन्य शहर की तरह चौकियां बनी हुई थीं। फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप आसमान से नीचे उतरी और ब्लैक स्पैरो सिटी के बाहर एक प्लाजा पर उतरी। ब्लैक स्पैरो सिटी पर कड़ी सुरक्षा थी। अगर कोई शहर में प्रवेश करना चाहता था तो उसे पहले सभी वाहनों और फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप की जांच करनी पड़ती थी। वांग टेंग और अन्य लोग नी जियांकियान के नेतृत्व में फोर्स फ्लोटिंग एयरशिप से नीचे उतरे। प्लाजा में पहले से ही लोग उनका इंतजार कर रहे थे। बूढ़े नी, ये तुम हो? सैन्य वर्दी पहने एक सिपाही आगे बढ़ा। वह जोर से हंसा। नीयुल्ली। नी जियांकियान चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत करेगा। ध्यान रहे, वो पूरे वर्ष अग्रिम मोर्चे पर सक्रिय रहे। अतीत में एक सामान्य स्तर के मार्शल योद्धा ने दावा किया था कि नीयुल्ली अकेले 100 कुलीन सैनिकों की टीम के साथ लड़ सकता है। उसकी गतिशीलता और चपलता भी सैनिकों की एक टीम से बेहतर थी। उन्होंने जिन टीमों का नेतृत्व किया, उन सभी ने युद्ध के मैदान में बार बार उत्कृष्ट योगदान दिया था। उन्होंने हमेशा महत्वपूर्ण क्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जैसे किसी व्यक्ति के पास उनका स्वागत करने के लिए फुर्सत क्यों होगी? तुम हैरान लग रहे हो। क्या तुम्हें आश्चर्य है कि मैं तुम्हारा स्वागत करने आया हूँ? नीयुल्ली खिलखिलाकर हंसा। थोड़ा सा। नी जियांकियान ने सिर हिलाया। आप एक व्यस्त व्यक्ति हैं। आपसे सामान्य रूप से मिलना मुश्किल है। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैंने अभी अभी एक मिशन पूरा किया है और हैंडओवर के लिए वापस आया हूँ। जब मैंने सुना कि हुआंगहाई से कुलीन लोग आ रहे हैं, तो मैंने आप लोगों का स्वागत करने के लिए खुद को स्वेच्छा से आगे बढ़ाया। मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी टीम के लिए भी कुछ बेहतरीन प्रतिभाएं ढूंढ पाऊंगा, नीयुल्ली ने कहा। यह देखना दुर्लभ है कि आप नौसिखियों के एक समूह में रुचि दिखाते हैं। नी जियांकियान की आंखें चमक उठी। वह मुस्कुराया और बोला, इस बैच में कुछ प्रभावशाली छात्र हैं। चलो देखते हैं कि क्या आप उन्हें चुन सकते हैं। ओह, नीयुल्ली आश्चर्यचकित था। उसने नी जियांकियान के पीछे खड़े छात्रों की ओर देखा। एक नजर और उसकी नजर रुक गई। वहां कोई था जिसे वह देख नहीं पा रहा था। वह छात्र, उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो दाएं बाएं देख रहा था। वह अन्य छात्रों की तरह आज्ञाकारी नहीं लग रहा था, न ही वह किसी सैन्य अकादमी के छात्र की तरह व्यवहार कर रहा था। उसके होठों के कोने पर एक मुस्कान उभरी। क्या वह उपद्रवी है? आप क्या सोचते हैं? नी जियांकियान ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा। बुरा नहीं है, लेकिन हमें उसे सर पर दौड़ाने के लिए बाहर ले जाना होगा ताकि पता चल सके कि वह खच्चर है या घोड़ा। नीयुल्ली ने उसे सीधा जवाब नहीं दिया। चलो रास्ते में बातें करते हैं।
मैं तुम सबको पहले अपनी सैन्य पहचान तय करने के लिए ले जाऊंगा। नी जियांग ने सिर हिलाया। उसने छात्रों को अपने पीछे आने का संकेत दिया। फिर उसने नियुली से अर्थपूर्ण स्वर में कहा, वह लड़का अन्य छात्रों से अलग है। आपको उसे नीची नजर से नहीं देखना चाहिए। ओह, नियुली और भी हैरान हो गया। हालांकि वह बस मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं बोला। वांग टेंग भीड़ के पीछे पीछे चल रहा था। उसने अभी अभी नियुली की निगाहें देखी थीं। वह आदमी इस दल में ऊंचे पद पर था। खैर, वह मुझे जितना चाहे देख सकता है। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सभी लोग निरीक्षण में सफल रहे और ब्लैक स्पैरो सिटी में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गए। कई छात्र उत्सुकता से जल रहे थे। यह उनका पहला मौका था जब वे जिंगबू महाद्वीप में तैनात किसी सैन्य टुकड़ी का दौरा कर रहे थे। उन्होंने स्कूल में उचित सैन्य शिक्षा प्राप्त की थी, इसलिए वे वांग टेन की तरह दाएं बाएं नहीं देख रहे थे। फिर भी शहर को देखते समय उनकी पुतलियां उनकी आंखों में घूम रही थीं। वांग टेन ने देखा कि ब्लैक स्पैरो सिटी क्रिम्सन टाइगर सिटी के समान थी। सभी इमारतें सरल और कम ऊंची थीं। हर जगह सैन्य हथियार थे और जब वे सड़कों पर चलते थे तो उन्हें अक्सर गश्ती दल मिलते थे। ये लगभग वैसा ही था। बेशक इमारतों की व्यवस्था और बुनियादी ढांचा अलग अलग था। नियुली उन्हें एक 3 मंजिला इमारत में ले गया। जैसे ही इमारत के सामने खड़े सैनिक ने नियुली को देखा, उसने सम्मान के साथ सलामी दी। लेफ्टिनेंट कर्नल नियू। वांग टेन चौंक गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये साधारण सा दिखने वाला सैनिक वास्तव में एक लेफ्टिनेंट कर्नल था। आखिरकार उसे नियुली के कंधे पर 2 चांदी के सितारे नजर आए। ये लेफ्टिनेंट कर्नल का प्रतीक था। वांग टेन ने पहले भी कुछ शोध किया था। सेना में कई स्तर होते थे। नीचे से ऊपर तक ये थे: सार्जेंट, कंपनी ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर, जनरल और कमांडर। इनका प्रतिनिधित्व करने वाले रंग क्रमशः पीले, नीले, चांदी, लाल और सुनहरे थे। इन स्तरों को आगे विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया। उन्हें तारों की संख्या के आधार पर विभेदित किया गया। सैन्य उपाधि पाना आसान नहीं था। आपके पास एक निश्चित योग्यता होनी चाहिए और पर्याप्त सैन्य कौशल होना चाहिए। वांग टेन सिर्फ एक निम्न श्रेणी का सार्जेंट था। उसे पहले एक सैन्य वर्दी दी गई थी जिस पर एक पीला सितारा लगा हुआ था। हालांकि वह इसे साथ लाया था, लेकिन उसने इसे पहना नहीं। नियुली एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में कई सैन्य उपलब्धियां हासिल की होंगी। यह एक शक्तिशाली बॉस था। वांग टेन को पता था कि वह भी 7 स्टार सैनिक स्तर का था। हालांकि उसके सैन्य कारनामों ने उसे हजारों मील पीछे धकेल दिया। मेरे लिए कर्नल बनना कोई मुश्किल काम नहीं है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह। वांग टेन ने अपनी थोड़ी को छुआ और मन ही मन सोचा। उनकी महत्वाकांक्षा कभी छोटी नहीं थी। वह पहले कर्नल रैंक हासिल करने का लक्ष्य रखता था। जब वह जनरल स्तर पर पहुंच जाता तो वह जनरल बनने के बारे में सोचता। एक आलसी व्यक्ति का भी सपना हो सकता है। नियुली ने सिर हिलाया और सैनिक से कहा, ये नए भर्ती हुए हैं। इन्हें पंजीकरण के लिए ले आओ और इनके लिए सैन्य टैग ले आओ। जी श्रीमान। पंजीकरण प्रक्रिया बहुत सरल थी। उनकी पहचान की पुष्टि के बाद उनके सैन्य टैग मौके पर ही बनाए जाएंगे। यद्यपि वहां लगभग 100 छात्र थे, फिर भी उन्हें नियुक्त करने में 1 घंटे से भी कम समय लगा। वांग टेन को उसका सैन्य टैग मिल गया। उस पर ज्यादा जानकारी नहीं थी, सिर्फ उसका नाम और सैन्य रैंक थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। जूनियर सार्जेंट। ये वांग टेन का पद था। उनके पास एक सैन्य रैंक थी। ज्यादातर नए सैनिकों के पास कोई रैंक नहीं होती थी। वांग टेन ने चुपके से सिर हिलाया। फिर उसने मुड़कर हान झू के हाथ में सैन्य टैग देखा। वरिष्ठ सार्जेंट। वांग टेन उलझन में था। हान झू का पद उससे ऊंचा था। इसका कोई मतलब नहीं था। उसने वान बाकियों के टैग पर नजर डाली। वरिष्ठ सार्जेंट। दूसरा। वांग टेन। क्या हुआ? हान झू ने पूछा जब उसने वांग टेन के अजीब भाव को देखा। वान बैक्वेओ ने भी इसे देखा था। वह हैरान थी। NOWELL-BE-IN.CO। आप सीनियर सार्जेंट क्यों हैं? क्या सैन्य रैंक पाना मुश्किल नहीं है? वांग टेन ने हताशा में पूछा। ओह ये, हान झू समझ गया। इसमें इतनी अजीब बात क्या है? हम 4 साल से यहाँ हैं और कई सैन्य मिशनों पर गए हैं। डू यू और बाकी लोगों को देखो, वे भी जूनियर सार्जेंट हैं। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं। वांग टेन शर्मिंदगी से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि सार्जेंट कुछ भी नहीं थे। वह बहुत भोला था।
यदि वह अपनी धाक दिखाना चाहता था तो उसे कर्नल बनना होगा। हम अपनी सैन्य रैंक पाने के लिए सैन्य कारनामे करते हैं। दूसरी ओर जब आप विश्वविद्यालय में दाखिल हुए तो आपको जूनियर सार्जेंट बना दिया गया। आप अभी तक संतुष्ट क्यों नहीं हैं? वान बेक्वेउ गुस्से में था। कौन कहता है कि मैंने कड़ी मेहनत नहीं की? मुझे अपनी सैन्य रैंक बनाए रखने के लिए कई वरिष्ठों से लड़ना पड़ा। उस समय राष्ट्रपति ने मुझे जाल में फंसा दिया था, वान टेंग ने शिकायत की। मैंने सुना है कि तुमने दूसरे साल के छात्रों को इतना परेशान किया कि वे रोने लगे। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? वान बेकू ने उसे अजीब नजर से देखा। बकवास, मैं तो बस एक भोला भाला नया छात्र था। मैं सीनियर्स के दबाव में सिर्फ डर से कांप सकता था। तुम्हें नहीं पता कि उस समय मेरे लिए ये कितना मुश्किल था। वान टेंग ने दृढ़ता से इनकार किया। क्या वह उस प्रकार का व्यक्ति था? वह कभी भी अपने वरिष्ठों को परेशान नहीं करता था। उसके पीछे खड़े वरिष्ठ लोग चुपचाप रो रहे थे। हाँ, वान बाकियू और हान झू ने नाक भान सिकोड़ी। यह आदमी सिर्फ दुष्टी नहीं था, वो मोटी चमड़ी वाला भी था। वह थी एक गरीब व्यक्ति की मुस्कान। अनुवादक हेनी ट्रांसलेशन, संपादक हेनी ट्रांसलेशंस। पंजीकरण पूरा होने के बाद न्यू ली उन्हें आवासीय क्षेत्र में ले गई। ब्लैक स्पैरो सिटी बड़ा नहीं था लेकिन छोटा भी नहीं था। सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद थीं। वान टेंग ने रास्ते में कई दुकानें देखी। छात्र चौंक गए। न्यू ली ने बताया, ब्लैक स्पैरो सिटी पर ब्लैक स्पैरो ट्रूप का नियंत्रण है। यहाँ करीब 80,000 सैनिक हैं। मार्शल योद्धाओं के पास कुल सैनिकों का सिर्फ 10% से भी कम हिस्सा होता है। इन 10% में से 5 में से 3 सैन्य मार्शल योद्धा हैं। बाकी कई अलग अलग जगहों से आते हैं। कुछ किसी गुट से भी बंधे नहीं हैं। अगर उन्हें पूरे साल जिंगबू महाद्वीप में रहना है तो उन्हें कई तरह के संसाधनों की जरूरत होगी। इसलिए सेना के साथ काम करने वाले संगठन यहाँ दुकानें और उपकंपनियां खोलेंगे। ये दुकानें न केवल संसाधन बेचती हैं, बल्कि वे स्टार जानवरों या मार्शल योद्धाओं द्वारा लूटी गई वस्तुओं को भी खरीदते हैं जब वे अपने दुश्मनों का वध करते हैं। तुम भी पैसे कमा सकते हो। वान टेंग ने अचानक उसे टोका। उसकी आंखें चमक उठी। न्यू ली रुक गया। उसने आवाज ढूंढी और पाया कि यह वही छात्र था जिसने पहले उसका ध्यान खींचा था। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जब उसने वान टेंग के लालची चेहरे को देखा तो उसे हंसी आ गई। यह आदमी वाकई अलग था। उसने सिर हिलाया और जवाब दिया, हाँ, तुम बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। वान टेंग को लगा कि उसे एक बहुत बड़ा व्यापारिक अवसर मिल गया है। उसने डैन ताइक्सुआन को मनाने की योजना बनाई जब उसे मौका मिला। ब्लैक स्पैरो ट्रूप के मुख्य कमांडर के शिष्य के रूप में उनके लिए इस शहर में एक छोटी सी दुकान खोलना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि वह अधीर नहीं हो सकता था। वान परिवार का विकास एक एक कदम करके होना चाहिए। एक साम्राज्य एक ही दिन में नहीं बना। जब लोगों ने वान टेंग को गहरी सोच में डूबा देखा तो वे अवाक रह गए। क्या यह आदमी यहाँ व्यापार करने के बारे में सोच रहा था? उसके पास बहुत सारे विचार थे। न्यू ली ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। यहाँ व्यापार करना आसान नहीं था। आपको काबिल होना चाहिए और आपके पास मजबूत पृष्ठभूमि होनी चाहिए। साथ ही आपके पास पर्याप्त धन भी होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो अन्य बड़े संगठन आपकी खाल उधेड़ देंगे और आपकी हड्डियां भी खा जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, कुछ मनोरंजन सुविधाएं भी हैं। मार्शल योद्धाओं और सैनिकों को कभी कभी आराम करना पड़ता है क्योंकि वे हमेशा युद्ध के मैदान में लड़ते रहते हैं और मौत का सामना करते हैं। अगर ऐसा न हो तो वे सभी दबाव और अवसाद से पागल हो जाएंगे। सभी ने सिर हिलाया। यह एक मानवीय योजना थी। न्यू ली आगे चलकर उन्हें सारी सुविधाओं से परिचित कराया। अंत में वे एक रिहायशी इलाके के सामने रुके। आवासीय क्षेत्र बहुत बड़ा था और इसे एक जिले की तरह डिजाइन किया गया था। इमारतें बिना किसी दिखावटीपन के सरल और व्यावहारिक थीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। वहां 5 मंजिला इमारतों की कई पंक्तियां व्यवस्थित रूप से बनी हुई थीं। ठीक है, ये रिहायशी इलाका है। आप ब्लॉक 26 में रहेंगे। एक व्यक्ति के लिए एक कमरा। अपना कमरा खुद ही ढूंढो। आज तुम्हारा काम इस जगह से परिचित होना और इसे साफ सुथरा करना है। हम कल अपनी सैन्य ड्रिल शुरू करेंगे। कल सुबह 7 बजे अपने छात्रावास भवन के बाहर इकट्ठा हो जाओ। मैं आकर तुम्हें ढूंढ लूंगा। इसके अलावा ब्लैक स्पैरो सिटी में कई दिलचस्प जगहें हैं। आप जितनी चाहें उतनी जगहों पर जा सकते हैं। हालांकि मुझे आपको याद दिलाना होगा कि आपको उन जगहों पर नहीं जाना चाहिए जहां आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण रखें। अगर नहीं तो। न्यूली ने छात्रों की ओर देखा। उसने अपने सफेद दांत दिखाए और कहा, तुम सैन्य कानून के अधीन हो जाओगे। छात्रों के चेहरे पर गंभीरता छा गई। सैन्य कानून, यह कोई मजाक नहीं था। वे सभी सैन्य छात्र थे, इसलिए वे समझ गए कि इसका क्या मतलब है। उन्होंने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। बूढ़े ने, अगर कुछ नहीं है तो मैं पहले अपना काम करूंगा। अपना काम निपटाने के बाद मुझे ड्रिंक के लिए ढूंढना याद रखना। मैं 2 दिनों की छुट्टी ले रहा हूँ। मैं आखिरकार थोड़ा आराम कर सकता हूँ, न्यूली ने मुड़कर नी जियांकियांग से कहा। जरूर, मैं रात को तुम्हारे साथ ड्रिंक लूंगा। नी जियांकियांग मुस्कुराया और सहमत हो गया। न्यूली के जाने के बाद नी जियांकियांग ने छात्रों की ओर देखा और कहा, मैं संक्षेप में समझाता हूँ कि सैन्य अभ्यास क्या है। इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आपकी क्षमताओं का परीक्षण करना है। आप सभी नए हैं, इसलिए सेना को आपकी ताकत का पता होना चाहिए ताकि आपको बेहतर तरीके से मिशन सौंपे जा सके। कल अनुभवी सैनिक आपके साथ लड़ेंगे। उनके पास युद्ध का अधिक अनुभव और युद्ध की तीव्र प्रवृत्ति है, इसलिए सावधान रहें। अगर कोई सवाल ही नहीं है तो आप जा सकते हैं। अपने कमरे साफ करने के बाद आप शहर का दौरा कर सकते हैं। अपनी बात खत्म करने के बाद वह चला गया। नौसिखिए सैनिक एक दूसरे की तरफ देखते रहे, कुछ सेकंड तक समझ नहीं पाए कि क्या करें। फिर वे अपने कमरे ढूंढने के लिए इधर उधर चले गए। कमरे शायद उनकी रैंकिंग के आधार पर आवंटित किए गए थे। वांग टेंग और उसके दोस्त एक दूसरे के बगल में रहते थे। अपने कमरे में प्रवेश करने से पहले वांग टेंग ने उनसे आधे घंटे बाद टहलने के लिए मिलने का कार्यक्रम तय किया। वांग टेंग का कमरा नंबर 306 था। उसने अपना सैन्य टैग निकाला और उसे घुंडी पर स्कैन किया। बीप, दरवाजा खुल गया। नवंबर LBJNN। सैन्य टैग के कई काम थे। उन्हें अपने कमरे खोलने, सामान खरीदने और शहर में प्रवेश करने के लिए इसकी जरूरत थी। ये सेना में उनके पहचान पत्र की तरह था। उनके सैन्य कारनामे भी उनके सैन्य टैग में दर्ज होंगे। एक स्कैन और सब कुछ सामने आ जाएगा। वांग टेंग अपने कमरे में दाखिल हुआ। अंदर की व्यवस्था बहुत साधारण थी। एक बिस्तर, एक मेज, कुर्सियां और शौचालय में रोजमर्रा की जरूरत की चीजें थीं। कोई अतिरिक्त सामान नहीं दिया गया था। ये सैन्य शैली के अनुकूल था। उन सभी के पास एक कमरा था। मार्शल योद्धा आम सैनिकों से अलग थे। उन्हें हर दिन साधना करनी पड़ती थी और हर किसी के पास अपने गुप्त कौशल थे। अगर वे एक साथ रहते तो ये बेहद असुविधाजनक होता। वांग टेंग ने कमरे का दौरा किया। वहां साफ सफाई करने के लिए कुछ भी नहीं था। कमरा बहुत साफ था। उसे बस अपना बिस्तर ठीक करना था और जगह को थोड़ा सा झाड़ना था। आधे घंटे बाद वांग टेंग और उसके दोस्त अपने छात्रावास से बाहर निकले और शहर में इधर उधर घूमने लगे। वे दुकानों और व्यवसायों वाली सड़क पर गए। पहले तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब वे करीब आए तो उन्हें कई जाने पहचाने नाम दिखाई दिए। एड्स बाय पब फ्यूचर, टाओबाओ ऑफलाइन स्टोर, टेंसेंट हथियार फ्लैगशिप स्टोर, डमी रूम फ्लैगशिप स्टोर, जिंदोंग ऑफलाइन स्टोर, तियानमाओ सुपरमार्केट। चलो टेंसेंट वेपन्स फ्लैगशिप स्टोर पर चलते हैं। मैंने सुना है कि टेंसेंट ने बैटल स्वॉर्ड का एक नया मॉडल जारी किया है और यह टेंसेंट फ्लैगशिप स्टोर के लिए एक्सक्लूसिव है। कई लोगों ने इसे खरीदा, वान बैकुई ने कहा। क्या तुम्हारा हथियार चाबुक नहीं है? तुम्हें युद्ध तलवारों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? हान झू ने आश्चर्य से पूछा। तुम्हें क्या पता, मैंने सिर्फ चाबुक चलाना सीखा है क्योंकि मुझमें तलवार चलाने का कोई हुनर नहीं है, वान बैकुई ने जवाब दिया। बूढ़े हान, तलवारें पुरुषों और महिलाओं दोनों को पसंद होती हैं, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने पहल की और सबसे पहले टेंसेंट फ्लैगशिप स्टोर में प्रवेश किया। तस्क, तुम ही हो जो नहीं समझते। ब्लेड पुरुषों का रोमांस है, हान झू ने गर्व से कहा। वह अपने विचार पर अड़ा रहा। क्या आप भूल गए हैं कि मैं तलवार और ब्लेड दोनों में कुशल हूँ? वांग टेंग ने खिलखिलाकर कहा। फक, हान झू अवाक रह गया। वह भूल गया कि यह आदमी एक विकृत व्यक्ति था। वह तलवार और ब्लेड में पारंगत था। टेंसेंट वेपन्स फ्लैगशिप स्टोर को आसानी से पहचाना जा सकता था। दुकान के बाहर एक मोटा और बेवकूफ सा दिखने वाला पेंगुइन खड़ा था। किसी कारण से ये देखने में अच्छा लग रहा था। स्वागत है। एक खूबसूरत सहायक तुरंत उनका स्वागत करने के लिए आगे आए। हम आपकी दुकान द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई युद्ध तलवार पर एक नजर डालना चाहते हैं, वान बैकुई ने स्पष्ट कहा। ठीक है, मेरे पीछे आओ।
सहायक को आश्चर्य नहीं हुआ। वह उन्हें दूसरी मंजिल पर ले आए और एक काउंटर के सामने रुक गई। काउंटर के चारों ओर पहले से ही बहुत से लोग खड़े थे। वे सब प्रदर्शन पर रखी तलवार को घूर रहे थे। ये हाल ही में लॉन्च की गई फ्लेमिंगो मॉडल बैटल तलवार है। मुख्य सामग्री जिंगबू महाद्वीप में पाया जाने वाला एक दुर्लभ अयस्क है, फ्लेमिंगो पत्थर। केवल इतना ही नहीं, बल्कि हमारे टेंसेंट लोहारों ने इसके लिए एक फोर्जिंग प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक डिजाइन किया है। इस तरह से यह नवीनतम मॉडल बैटल तलवार अस्तित्व में आए। इसकी शक्ति, लचीलापन और तीक्ष्णता सभी क्रिम्सन श्रृंखला से बेहतर है। सहायक ने कीमत बताने से पहले पेशेवर तरीके से तलवार का परिचय कराया। आपको इस तलवार के लिए 500 मिलियन का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी कीमत 400 मिलियन भी नहीं है। इस उपन्यास और शक्तिशाली सीमित संस्करण तलवार को पाने के लिए आपको केवल 399 मिलियन की आवश्यकता है। क्या कोई इसे पाने की योजना बना रहा है? हांझू एड्स बाय पब फ्यूचर वान बाक्यू। काउंटर के आसपास ग्राहक। हा 399 मिलियन। ये कीमत बुरी नहीं है। पहले देख लेते हैं। वान बाइको ने अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी। उनके आसपास खड़े ग्राहक विनम्र और परिष्कृत मुस्कान दे रहे थे। ये थी एक गरीब व्यक्ति की मुस्कान। सुंदर सहायक ने भी एक आकर्षक मुस्कान दी। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अपना समय लो। अगर तुम खरीदने का इरादा रखते हो तो कृपया मुझे बताओ। कोई समस्या नहीं, हम खुद ही देख लेंगे, वान बैक्वेव ने कहा। सहायक के जाने के बाद वान टिंग ने कहा, 399 मिलियन बहुत महंगा नहीं है। अब आप चौथे वर्ष के सीनियर हैं। आपको कुछ मिशन पूरी करने के बाद ये पैसा कमाने में सक्षम होना चाहिए। बकवास। मैं कई सालों से मिशन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा 200 मिलियन ही है। और 3 दिन में ही पैसे खत्म हो जाएंगे, वान बैक्वेव ने शिकायत की। सच में, यह इतना कठिन कैसे हो सकता है? वान टिंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वे 4 स्टार और 5 स्टार सैनिक स्तर के मार्शल योद्धा थे। वे इतनी दयनीय स्थिति में क्यों थे? हमारा ज्यादातर पैसा साधना संसाधनों पर खर्च होता है। बल कौशल शास्त्र और बल युद्ध तकनीकें सभी महंगी हैं। पैसे बचाना मुश्किल है। हान झू ने अपना सिर उठाया और एक लालसा भरे भाव से आसमान की ओर देखा। वह और अधिक धन के लिए तरस रहा था। वान टिंग ने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि वह बहुत भाग्यशाली है। उसे कौशल शास्त्रों पर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं थी। उसे किसी भी डैन दवाई या ऊर्जा पत्थर की जरूरत नहीं थी। उसे बस विशेषताएं चुनने की जरूरत थी। कितना अच्छा एहसास था। इस तरह वह पैसे बचा सकता था। वान टिंग ने शोक व्यक्त किया। अंत में वे बिना कुछ खरीदे ही टेंसेंट स्टोर से चले गए। गरीबी ने उनकी क्रय शक्ति को बहुत सीमित कर दिया था, लेकिन गरीबी ने उन्हें खरीदारी करने से नहीं रोका। इसके बाद वे ताओबाओ स्टोर में गए। यहाँ सामान की रेंज बहुत ज्यादा थी और कीमतें भी उतनी ही ज्यादा थीं। यह आम लोगों के लिए था। इस दुकान में टेंसेंट स्टोर की तुलना में अधिक ग्राहक थे। हालांकि वहां कोई सहायक नहीं था। ग्राहक को बस अपनी मनचाही वस्तु को स्कैन करके उसका भुगतान करना होता था। फिर वे उसे वापस ले जा सकते थे। उन्होंने दुकान के चारों ओर एक नजर डाली और लेन देन क्षेत्र में आ गए। यहीं पर मार्शल योद्धा अपनी वस्तुएं स्टोर में बेचते थे। वे यहाँ कोई भी वस्तु ला सकते थे और उसकी गुणवत्ता और कीमत की जांच कर सकते थे। अगर उन्हें वह उपयुक्त लगे तो वे उसे ताओबाओ को बेच सकते थे। अगर नहीं तो वे वहां से भी जा सकते थे। बेचना अनिवार्य नहीं था। हालांकि सभी आइटम गोपनीय रखे गए थे। बाहरी लोग आइटम नहीं देख पाएंगे। वान टिंग और उसके दोस्त लेन देन कक्ष के बाहर टहल रहे थे। उन्हें यह उबाऊ लग रहा था, इसलिए वे वहां से चले जाना चाहते थे। इस समय 3 मार्शल योद्धा बाहर आए। उनकी बातचीत वान टिंग के कानों में गूंज रही थी। उन्होंने हमें जो कीमत दी है वह बुरी नहीं है। आपको अपनी भट्टी बेच देनी चाहिए। आप कोई कीमियागर नहीं हैं। इसे अपने पास रखना बेकार है। ये सही है। जल्दी करो और इसे बेच दो ताकि तुम इसे अन्य संसाधनों के बदले में ले सको। मुझे इसके बारे में सोचने दो। तुम्हें भट्टी की उत्पत्ति के बारे में पता है। मुझे लगता है कि यह काफी खास है। इसकी कीमत शायद ज्यादा हो सकती है। वे लोग इसकी कीमत नहीं देख पा रहे हैं। सच में हर कोई जानता है कि ताओबाओ के मूल्यांकनकर्ता पेशेवर हैं। अगर वे मूल्य नहीं बता सकते तो आप और किसे ढूंढना चाहेंगे? वे बातें करते हुए आगे बढ़ते गए। अचानक उनके पीछे से एक आवाज सुनाई दी।
मिस्टर, कृपया एक क्षण रुकें। प्राचीन भट्टी। अनुवादक, हेनी ट्रांसलेशन। संपादक, हेनी ट्रांसलेशंस। तीनों योद्धा वहीं रुक गए। वे आवाज का पीछा करते हुए वांग टेन को उत्सुकता से देखने लगे। क्या आप हमें बुला रहे हैं? हाँ, वांग टेन मुस्कुराया और सिर हिलाया। तीनों योद्धा किसी भी गुट से संबंधित नहीं लग रहे थे। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और ध्यान से पूछा, क्या बात है? मैंने सुना है कि आप एक भट्टी बेचना चाहते थे। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, भट्टी वाला व्यक्ति सतर्क हो गया। अपने साथियों की ओर घूरते हुए उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उसने कहा, कौन सी भट्टी? तुमने गलत सुना होगा। उसने इनकार कर दिया और जाने के लिए मुड़ गया। हालांकि यह एक सैन्य शहर था, लेकिन यहाँ दूसरे गुटों के कई मार्शल योद्धा थे और जो कहीं के नहीं थे। ब्लैक स्पैरो सिटी में कुछ नहीं होता था, लेकिन एक बार जब वे बाहर होते थे तो कुछ भी हो सकता था। ये लड़के युवा दिखते थे, लेकिन 3 सितारा सैनिक स्तर के मार्शल योद्धाओं को एहसास हो गया कि वे उनके अंदर की सच्चाई को बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे। इसका मतलब ये था कि युवा उनसे अधिक शक्तिशाली थे। यदि किसी युवा में इतनी कम उम्र में ऐसी क्षमता हो तो इसका मतलब है कि वह किसी शक्तिशाली गुट से आया हुआ प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। इस प्रकार के योद्धाओं से बातचीत करना कठिन था। वे दबंग और हिंसक थे। कुछ तो बलपूर्वक भी अपनी मनचाही चीज छीन लेते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। वांग टेन को उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पक्ष इतनी हिंसक प्रतिक्रिया देगा। हालांकि इसके बारे में सोचने के बाद यह एक सामान्य प्रतिक्रिया की तरह लग रहा था। साधारण मार्शल योद्धा उसके जैसे लोगों को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते। ऐसी स्थिति का सामना करने पर वे केवल मुंह मोड़ सकते थे। लेकिन क्या वह कोई बुरा आदमी लग रहा था? वह इतना भयभीत क्यों था? हान झू और वान बैक्यू हंस पड़े। वांग टेन के बारे में अपनी समझ के आधार पर वे जानते थे कि वह बेवकूफी नहीं करेगा। इस प्रकार वे एक तरफ खड़े होकर चुपचाप प्रतीक्षा करने लगे। वांग टेन ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसने अपना शरीर हिलाया और तीनों का रास्ता रोक दिया। तुम क्या चाहते हो? ये ब्लैक स्पैरो सिटी है। खिलवाड़ करने की कोशिश मत करो। चिल्लाते हुए उनके चेहरे के भाव बदल गए। शोर ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वांग टेन मुस्कुराया और सीधे मुद्दे पर आ गया। उसने उन्हें अपना सैन्य टैग दिखाया और कहा, घबराओ मत, हम सेना से हैं। मुझे अभी जो तुमने कहा उसमें दिलचस्पी है, इसलिए मैंने तुम्हें अचानक बुलाया। मैं भट्टी के बारे में और जानना चाहता हूँ। तीनों योद्धाओं ने राहत की सांस ली जब उन्होंने वांग टेन के हाथ में सैन्य टैग देखा। उन्होंने अजीब तरीके से जवाब दिया, हमें खेद है। ऐसा लगता है कि हमने आपको गलत समझा। आमतौर पर सैन्य मार्शल योद्धा भरोसेमंद होते थे। उनके बारे में कोई बुरी अफवाह नहीं उड़ती थी। जब राहगीरों ने वांग टेन की पहचान सुनी तो वे मुंह फेर कर दूसरी ओर देखने लगे। आप क्या सोचते हैं, मिस्टर्स? इसे किसी को भी बेचना ही है। अगर मैं आपके आइटम से संतुष्ट हूं तो कीमत कोई समस्या नहीं है, वांग टेन ने मुस्कुराते हुए कहा। तीनों योद्धाओं ने एक दूसरे की तरफ देखा। भट्टी के मालिक ने थोड़ी देर हिचकिचाहट के बाद सिर हिलाया। ठीक है, आप देख सकते हैं। हालांकि ये जगह सुविधाजनक नहीं है। चलो बात करने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। वांग टेन ने सिर हिलाया। उन्होंने कुछ देर तक विचार विमर्श किया और ब्लैक स्पैरो सिटी में एक होटल में कमरा बुक करने का निर्णय लिया। ये महंगा नहीं था। वांग टेन ने पूरा भुगतान किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। कमरे में मार्शल योद्धा ने एक भट्टी निकाली और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने वांग टेन को इसकी जांच करने का संकेत दिया। वांग टेन की नजर तुरंत भट्टी पर पड़ी। ये भट्टी पुरानी लग रही थी क्योंकि इसकी सतह पर जंग दिखाई दे रही थी। ये बिल्कुल काली और बिल्कुल गोल थी। इसका मटेरियल मजबूत था और यह इंसान की आधी ऊंचाई का था। इससे एक शांत और गरिमापूर्ण माहौल का एहसास होता था। भट्टी की सतह भी कीचड़ से ढकी हुई थी, इसलिए पैटर्न ठीक से नहीं देखे जा सके। वांग टेन को आग और बादलों के पैटर्न हल्के से दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा वहां कुछ भी खास नहीं था। एर्म, क्या असाधारण से आपका यही मतलब है? वांग टेन ने भट्टी के मालिक को अजीब नजरों से देखा। खांसी। मार्शल योद्धा को भी थोड़ा अजीब लगा। आप किसी भट्टी का अंदाजा सिर्फ उसके रूप से नहीं लगा सकते। आपको उसके कामों पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तव में भट्टी के कार्य महत्वपूर्ण हैं। कुछ भट्टियां ज्वाला के फैलाव को कम कर सकती हैं। कुछ डैम बनाने की गति को बढ़ा सकती हैं, जबकि अन्य दवा के प्रभावों को फैलने से रोक सकती हैं, जिससे उनकी शक्ति सुनिश्चित होती है।
ऐसी भट्टियां भी हैं जो डैन बनाने की प्रक्रिया के दौरान विशेष ध्वनियां बनाती हैं। उनका उपयोग करके उन्नत स्तर के कीमियागर अपने डैन की स्थिति को समझने और अपनी कीमिया की सफलता दर बढ़ाने के लिए आवश्यक परिवर्तन करने में सक्षम हैं। इसके अलावा भी हैं। वांग टेंग ने भट्टी के 10 से अधिक कार्यों के बारे में बताया। फिर उसने सभी के भ्रमित भावों को देखा और मुस्कुराया। उसने आगे कहा, बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल उच्च श्रेणी की भट्टियां ही उच्च श्रेणी के डैन बनाते समय लपटों की तीव्रता और बल के प्रभाव का सामना कर सकती हैं। तो आपको क्या लगता है इस भट्टी के क्या कार्य हैं? अपनी बात खत्म करने के बाद उसने मालिक की ओर देखा। तुम कौन हो? दूसरे पक्ष के चेहरे का भाव पूरी तरह बदल गया। उसने हैरानी से वांग टेन की ओर देखा। हान जू और वान बैक्वेउ भी असमंजस में थे। उसके लंबे चौड़े भाषण से उन्हें एहसास हुआ कि वह कीमियागिरी में माहिर है। राक्षस एड्स बाय पब फ्यूचर। वह सचमुच एक राक्षस था। वह पहले से ही एक दुर्जय मार्शल योद्धा था, लेकिन वह कीमिया में भी पारंगत था। यह अपमानजनक था। वांग टेंग ने खुद की ओर इशारा किया और मुस्कुराया। मैं एक कीमियागर हूँ। भट्टियां बनाने वाले लोहारों के अलावा केवल एक कीमियागर ही भट्टी को इतनी अच्छी तरह समझ सकता है। ओह हाँ, एक कीमियागर होने के अलावा मैं एक लोहार भी हूँ। हान जू और वान बाइकोउ ने उसकी ओर घूरकर देखा। वह भी एक लोहार था। क्या ये सच था? इस आदमी के पास कितने दिमाग थे? उसने इतनी सारी चीजें कैसे सीखी? क्या वह इंसान भी था? मार्शल योद्धा ने वांग टेंग की निगाह में सहज रूप से एक कदम पीछे हट लिया। उसने मुंह में लार भरकर पूछा, क्या तुम अब भी यह भट्टी चाहते हो? वांग टेंग ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह भट्टी के चारों ओर घूमता रहा और उसे अपनी उंगली से हिलाता रहा। क्लैंग टिल्ड। भट्टी के अंदर यह मनमोहक ध्वनि काफी देर तक गूंजती रही, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। तुम्हारी कीमत क्या है? अगर यह उचित है तो मैं इसे खरीद सकता हूँ। वांग टेंग ने उससे कोई वादा नहीं किया। ताओबाओ मूल्यांकनकर्ताओं ने कहा कि यह एक 7 सितारा भट्टी है और इसके लिए 200 मिलियन की पेशकश की। हालांकि मुझे लगता है कि यह इससे कहीं अधिक मूल्यवान है। मुझे आपको ये बताने में कोई आपत्ति नहीं है कि हमें ये भट्टी तब मिली जब हम अयस्क खदान की खोज कर रहे थे। इसकी बनावट को देखते हुए यह शायद कुछ 1000 साल पुरानी है। हालांकि इसका रखरखाव बहुत अच्छी तरह से किया जाता है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह सिर्फ 7 सितारा है। मुझे सीधे कीमत बताओ। वांग टेंग ने उसे बीच में ही रोक दिया। मार्शल योद्धा हिचकिचाया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं इसे 400 मिलियन में बेचूंगा। 400 मिलियन? वान बैक्वेउ चिल्लाए। उसने उस आदमी को घूरते हुए कहा, यह बहुत ज्यादा है। ताओबाओ के मूल्यांकनकर्ताओं ने 200 मिलियन कहा था, लेकिन आपने कीमत दोगुनी कर दी। क्या आपको लगता है कि हम बेवकूफ हैं? चलो चलते हैं। ये कैसी बेवकूफी भरी भट्टी है? आप किसी भी प्रामाणिक दुकान पर 400 मिलियन में नॉर्थ स्टार भट्टी खरीद सकते हैं। उसने वांग टेंग को खींचा और जाने के लिए मुड़ी। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलने वाले थे, योद्धा के 2 दोस्तों ने एक दूसरे को देखा और खामोश टिप्पणियां की। वे जल्दी से चिल्लाए, रुको। वांग टेंग रुक गया। उसने दूसरे पक्ष की ओर देखा और पूछा, क्या है?